तो हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे बच्चों। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने अपने डायरेक्टर्स की जर्नी स्टार्ट करी थी। 3 सेक्शंस हमने कवर कर लिए थे, 160, 164 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर एंड 167 कैजुअल वैकेंसी का। तो बड़ा इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था किसी भी कंपनी का डायरेक्टर बनने की डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, कब कब आपको ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। बट किसी भी कंपनी को डायरेक्टर्स चाहिए कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, मिनिमम डायरेक्टर कितने होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे, क्या विमेन का बोर्ड पर होना जरूरी है या नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चर्चा हम करने जा रहे हैं और ये सारी चर्चा आपको सिखाएगा इसी चैप्टर का सबसे पहला सेक्शन, दैट इज सेक्शन 149। तो आज बड़ा सेक्शन 149 पर जो आपको सिखाने जा रहे हैं किसी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन कैसा दिखेगा, डायरेक्टर्स कैसे होने चाहिए। दैट इज एवरी कंपनी शैल हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर आ रही है वो आ रही है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की, जो आप अपने बचपन से 11th 12th क्लास से भी सीखते हुए आते हैं। एंड बेटा वो बात यहां से निकल करके आती है कि किसी भी कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितने चाहिए। बेटा पब्लिक कंपनी में होंगे 3, प्राइवेट में 2 एंड ओपीसी में होगा 1। यहां पर एक चीज का ध्यान रखना बेटा कि डायरेक्टर बनने का राइट सिर्फ किसके पास होगा, इंडिविजुअल के पास। किसी भी कंपनी में जो डायरेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल, दैट इज नेचुरल पर्सन बन सकता है। सर क्या एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की सब्सक्राइबर, प्रमोटर, शेयर होल्डर ये सब हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। पर क्या एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में डायरेक्टर हो पाएगी? द आंसर इज नो, बिकॉज डायरेक्टर बनने का अधिकार है सिर्फ एक इंडिविजुअल के पास। एंड ये मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट आ रही है। एंड मैक्सिमम डायरेक्टर किसी भी कंपनी में कितने हो सकते हैं? ध्यान रखना बेटा 15। एंड व्हेन आई से दिस कि मैक्सिमम डायरेक्टर 15 हो सकते हैं, क्या ये बात ओपीसी पर भी एप्लीकेबल है? बिल्कुल, बिकॉज ओपीसी का काम एक डायरेक्टर से चल सकता है। पर अगर ओपीसी भी चाहे तो क्या वो ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है? बिल्कुल, मेंबर हमेशा एक ही होगा। पर मेंबर अगर अपनी कंपनी चलाने के लिए ज्यादा डायरेक्टर्स को नियुक्त करना चाहता है, लॉ मेकर को कोई भी आपत्ति नहीं है। एंड सर मेरी कंपनी का स्केल ऑफ ऑपरेशन इतना वास्ट है कि 15 डायरेक्टर भी मिलकर के मेरी कंपनी के बिजनेस को नहीं संभाल पाएंगे, तो क्या मेरी कंपनी 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है? कर तो पाएगी, पर 15 से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करने का मतलब क्या है? ज्यादा डायरेक्टर्स तो ज्यादा सैलरी, ज्यादा खर्चा। तो ऐसा करने से पहले कंपनी आपको अपने मेंबर से अप्रूवल लेना पड़ेगा बाय वे ऑफ एसआर। एंड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपनी अपने 15 डायरेक्टर्स की लिमिट को इंक्रीज कर सकती है बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन। एंड ये बात आपकी ओपीसी पर भी एप्लीकेबल है कि ओपीसी भी चाहे तो 15 से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करेगी एसआर पास करके। सर ओपीसी में तो एक ही मेंबर है, ओआरएसआर कैसे पास होगा? तो बचपन में हमने एक सेक्शन सीखा था 122, वो बस हमें ये सिखाता था कि ओपीसी में ओआरएसआर पास करने का तरीका क्या होगा। तो आप बस मेंबर से उसका डिसीजन पूछते हो, मिनट बुक में लिखते हो, साइन करवा लेते हो और मान लेते हैं जनरल मीटिंग हुई थी, ओआरएसआर पास हुआ है। तो ओपीसी भी एसआर पास करके अपने मैक्सिमम डायरेक्टर्स की लिमिट को बढ़ा सकती है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में आने के बड़े आसार है। एंड लास्टली, दो टाइप की कंपनीज है जिन पर ये मैक्सिमम डायरेक्टर्स की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती। कौन कौन सी? सेक्शन 8 एंड गवर्नमेंट कंपनी। सर एप्लीकेबल नहीं है, इसका क्या मतलब कि अगर एक सेक्शन 8 कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी चाहे तो वो 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट कर पाएंगे, उन्होंने एसआर पास करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ये तो बात आती है आपकी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग। अगली बात जो यहां पर आ रही है, वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, विमेन डायरेक्टर। तो बड़ा विमेन एम्पावरमेंट के लिए या कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं कंपनीज एक्ट में लॉ आया है। पर्सनली मेरे हिसाब से आज के दिन में इस कानून की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज वुमेन ऑलरेडी इतनी कैपेबल हो चुकी हैं कि उन्हें लॉ के अंदर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं चाहिए। ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज के बोर्ड पर आप बहुत सारी कॉम्पिटेंट वुमेन डायरेक्टर्स को देखते हैं, पर फिर भी लॉ की रिक्वायरमेंट है। लॉ कह रहे जी इंडिया में कुछ ऐसी कंपनीज को हम प्रिस्क्राइब करेंगे जिन्हें अपने बोर्ड पर कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा मैंडेटरी। दैट इज ये रिक्वायरमेंट हर कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है। ये रिक्वायरमेंट किस कंपनी के लिए मैंडेटरी है पहले तो वो पढ़ लेते हैं। तो रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होगी आपकी हर लिस्टेड कंपनी पर। दैट इज हर लिस्टेड कंपनी में कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर का होना जरूरी है, या किसी भी ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पीटी है 100-300। सर पीटी 100-300 मतलब पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा, या टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा। बेटा बीच में आप लिखना चाहे तो आप लिख लेना और। दैट इज भाई या तो आपकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या आपकी टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा हो। शॉर्ट में हम क्या कह देते हैं, अगर आपकी पीटी है 100-300 तो ऐसे केस में आपको विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। और ये वाली बात किसके लिए? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी पर ये लिमिट नहीं है। और ये पेड अप कैपिटल टर्नओवर हम देखते हैं लास्ट ईयर की, तो करंट ईयर में हमें विमेन डायरेक्टर चाहिए नहीं, अकॉर्डिंगली लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से हम चेक कर लेंगे कि जी विमेन डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट हम पर एप्लीकेबल हो जाएगी या नहीं। अगला पॉइंट जो यहां पर इंपॉर्टेंट आता है कि सर हमने अपने बोर्ड पर विमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना था, हम पर ये रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल थी और हमने सिर्फ एक ही विमेन डायरेक्टर को अपॉइंट किया। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में नीता अंबानी जी विमेन डायरेक्टर का रोल निभाती है। सर विमेन डायरेक्टर कोई भी हो सकता है, प्रमोटर के रिलेटेड, हाँ बेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक विमेन डायरेक्टर को यहां पर रखना जरूरी है। तो सर हमने एक ही विमेन डायरेक्टर को अपॉइंट किया था, किसी भी कारणवश आज उनके ऑफिस में आ जाती है वैकेंसी का रीजन कुछ भी हो सकता है, वो रिजाइन करके चली गई, डायरेक्टर्स ने उन्हें रिमूव कर दिया, या लेट्स सपोज उनकी डेथ हो गई, व्हाटएवर कैन बी द रीजन। तो आज अगर विमेन डायरेक्टर के ऑफिस में वैकेंसी आ जाए और उस कंपनी पर ये लॉ रिक्वायर्ड है, तो एक बार के लिए तो इमीडिएटली आपने लॉ ब्रेक कर दिया। तो ऐसे केस में लॉ मेकर ने दिया है आपको समय कि विमेन डायरेक्टर के ऑफिस में जो भी वैकेंसी अराइज होगी उसका आप एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में फिल करेंगे। बेटा वो कौन फिल कर रहे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने समय में? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पर भी एमसीक्यू आ सकता है। या तो इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या 3 months ऑफ द वैकेंसी, व्हिचएवर इज लेटर। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा।
लॉ कह रहे जी आज अगर आपके विमेन डायरेक्टर के ऑफिस में एक वैकेंसी अराइज हो गई, फॉर एग्जांपल बेटा आज अगर हम बात करते हैं, लेट्स सपोज फरवरी 2024 का मंथ चल रहा था एंड विमेन डायरेक्टर के ऑफिस में आ गई वैकेंसी, तो लॉ मेकर कह रहे जी या तो इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या 3 मंथ्स व्हिचएवर इज लेटर। लेट्स सपोज मैं टाइमलाइन को थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। आज बेटा लेट्स सपोज डेट आपकी आ रही है 10 मार्च 2024 और हमारी कंपनी की विमेन डायरेक्टर के ऑफिस में आ गई वैकेंसी। अब जैसे ये वैकेंसी अराइज हुई, दिक्कत क्या आ गई बेटा, वैकेंसी अराइज होते ही हमें विमेन डायरेक्टर का लॉ ब्रेक किया, तो लॉ ने कहा जी आप इसको फिल कर लेना या तो अगले 3 मंथ्स में। तो अगर हम 10 मार्च से 3 महीने काउंट करेंगे, मार्च अप्रैल मई जून, तो दैट इज 9th ऑफ जून 2024 तक आप ये वैकेंसी फिल कर सकते हो, या इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग व्हिचएवर इज लेटर। सर इस बात का मतलब समझ नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल आपने 10 मार्च के दिन में विमेन डायरेक्टर के ऑफिस में वैकेंसी सी करी एंड कंपनी ने इमीडिएटली एक बोर्ड मीटिंग बुला रखी थी 12 मार्च 2024 को, और शायद इतनी इमीडिएट शॉर्ट नोटिस पर वो बोर्ड मीटिंग आ रही थी कि डायरेक्टर्स एक नई विमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करने को मेंटली रेडी थे ही नहीं, उसमें डिस्कशन था ही नहीं। तो लॉ ने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है आपकी इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग थोड़ी जल्दी आ गई हो, तो कोई नहीं, हम फिर भी आपको 3 मंथ्स का समय दे रहे हैं। इस केस में आप 3 महीने के अंदर अंदर अपनी विमेन डायरेक्टर को अपॉइंट कर लेना। अगला पॉइंट जो यहां पर इंपॉर्टेंट है, सर हमारी विमेन डायरेक्टर के ऑफिस में वैकेंसी आई, 9th जून तक का हमारे पास समय था, पर विमेन डायरेक्टर के ऑफिस में वैकेंसी अराइज होने के बाद पहली बार जब हमने इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग करी, लेट्स सपोज सर हमने वो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग करी 25 जून को, तो क्या 9th जून की बजाय 25 जून को अगर मैं विमेन डायरेक्टर की वैकेंसी फिल कर दूं तो काम चल जाएगा? द आंसर इज यस। तो लॉ मेकर ने आपको कंफर्ट किया दिया, या तो भाई अगले 3 महीने में आप वैकेंसी फिल कर लेना, वरना अगर आपको लगता है वैकेंसी के इमीडिएट बाद वाली बोर्ड मीटिंग आप 4 महीने बाद कर रहे हो, 3.5 महीने बाद कर रहे हो, तो उसमें व्हिचएवर इज लेटर, तो या तो 3 मंथ्स या इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग व्हिचएवर इज लेटर, उतने टाइम में आप अपनी विमेन डायरेक्टर की वैकेंसी को कर सकते हैं फिल। और अगर आपने इस तरीके से वैकेंसी फिल करी, लॉ आपका कंप्लायंट है, कोई भी दिक्कत यहां पर लॉ मेकर को नहीं होने वाली। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया हो। एंड लास्टली विमेन डायरेक्टर के लिए एक छोटा सा पॉइंट और क्या आया बेटा, जितनी भी नई इनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज हैं उन्हें विमेन डायरेक्टर का लॉ कंप्लाई करने के लिए दिया जा रहा है 6 महीने का समय। फॉर एग्जाम्पल आज एक कंपनी बेटा, लेट्स सपोज वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, मैं कहता हूं 31 दिसंबर 2023 को, इनकॉर्पोरेशन के दिन ही उसकी पेड अप कैपिटल थी लेट्स सपोज 100 करोड़ रुपए की, एंड 100 करोड़ की पेड अप कैपिटल के साथ वो एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हो गई, क्या विमेन डायरेक्टर की इस पर रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल हो जाएगी? बिल्कुल। जैसे ही आपका 1 अप्रैल 2024 आएगा, हम कहेंगे जी इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपकी पेड अप कैपिटल क्योंकि 100 थी, पीटी 100-300 थी, तो आप पर विमेन डायरेक्टर का लॉ है। पर क्या इसे विमेन डायरेक्टर इसी 3 महीने के भीतर अपॉइंट करना मैंडेटरी है? नहीं, लॉ ने आपको कितना समय दे दिया यहां पर? 6 मंथ्स। तो जो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज होंगी उन्हें विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 6 मंथ्स का टाइम यहां पर प्रोवाइड कर दिया गया। दिस इज एंटायर लॉ रिगार्डिंग द विमेन डायरेक्टर। फिर से रिपीट कर लेते हैं, किस किस कंपनी में कम से कम एक विमेन डायरेक्टर चाहिए? लिस्टेड कंपनी या कोई भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पीटी है 100-300। ये टर्नओवर और पेडअप की लिमिट हम प्रीसीडिंग ईयर की चेक करेंगे। कभी भी वैकेंसी अराइज हुई कितने समय में फिल करेंगे? इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ्स व्हिचएवर इज लेटर। और नई कंपनीज को 6 महीने का समय दिया जा रहा है विमेन डायरेक्टर का लॉ कंप्लाई करने के लिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आ रहा है वो आ रहा है आपका रेजिडेंट डायरेक्टर। और ये पॉइंट क्या कह रहे हैं भाई, इंडिया में जितनी भी कंपनीज है, प्राइवेट पब्लिक जैसी मर्जी कंपनी, हर कंपनी में कम से कम एक रेजिडेंट डायरेक्टर का होना जरूरी है। मतलब हर कंपनी के बोर्ड पर एक ऐसा डायरेक्टर जरूर होगा जो इंडिया का रेजिडेंट है। सर यहां पर रेजिडेंट का मतलब क्या इनकम टैक्स वाली बात कॉपी पेस्ट कर ले? देख लेते बेटा, क्योंकि कंपनीज एक्ट ने खुद से रेजिडेंट को किया है डिफाइन। और कंपनीज एक्ट क्या कह रहा है? मेरे लिए इस क्लॉज के पर्पस के लिए रेजिडेंट का मतलब क्या होगा? एक ऐसा डायरेक्टर जो इंडिया में रहेगा कम से कम 182 डेज या उससे ज्यादा के लिए। तो बेटा 182 डेज ऑलमोस्ट आधा साल हो जाता है, तो 182 डेज या उससे ज्यादा अगर आप इंडिया में रहे थे तो आप कहला जाएंगे रेजिडेंट डायरेक्टर। पर द मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, सर आज लेट्स सपोज हमारा फाइनेंशियल स्टार्ट हो गया 24-25 वाले फाइनेंशियल ईयर में हमें एक रेजिडेंट डायरेक्टर अपने बोर्ड पर रखना जरूरी है। इसको हम रेजिडेंट कब मानेंगे? जब ये इंडिया में रहा होगा 182 डेज या उससे ज्यादा के लिए। सर कब? 23-24 में या 24-25 में? दैट इज ये जो रेजिडेंसी का क्राइटेरिया, हमें इस साल एक रेजिडेंट डायरेक्टर रखना है। तो हम क्या कहें, डायरेक्टर साहब आप पिछले साल कम से कम 182 दिन रहे थे, तब करंट ईयर में आप रेजिडेंट कहलाओगे और आपको बोर्ड पर रहना है, या करंट ईयर में 182 डेज रहना है? ध्यान रखना बेटा, यहां पर लॉ में किसी जमाने में लिखा होता था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का स्टे देखेंगे, पर लॉ में आई अमेंडमेंट और आज के दिन में हम क्या कहते हैं कि आपको करंट ईयर का ही स्टे देखना है, दैट इज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। कहने का तात्पर्य क्या है? 24-25 वाला जो ये साल स्टार्ट हो रहा है या चल रहा है, इसके अंदर किसी भी पर्सन को रेजिडेंट कब माना जाएगा? जब वो इसी साल कम से कम 182 डेज इंडिया में रहेगा। और यहीं से एक लॉजिक क्या निकल करके आया, हर कंपनी को अपने कम से कम एक डायरेक्टर को प्रोएक्टिवली एडवांस में हर साल बोलकर रखना पड़ेगा कि देखिए डायरेक्टर साहब इस साल ना कम से कम 182 दिन इंडिया में रह जाना,
वरना हमसे लॉ ब्रेक हो जाएगा, हम पर पेनल्टीज लग जाएंगी। इसीलिए हम आपको एडवांस में बता रहे हैं कि इस ईयर आप जैसे ही साल खत्म होने वाला होगा, कम से कम इस पूरे साल में आपका 182 डेज का स्टे होना चाहिए। तो प्रोएक्टिवली हमें अपने डायरेक्टर को ये वाली रिक्वायरमेंट अप्लाई करनी पड़ेगी। एंड रेजिडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या? जो साल के दौरान या साल भर फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज इंडिया में रहा हो। अब सर यहां पर आ गई एक इंपॉर्टेंट बात, सर जो नई नई कंपनीज इंकॉर्पोरेट होती हैं वो इस लॉ को कैसे कंप्लाई करें? बड़े बड़े ध्यान से समझना। फॉर एग्जांपल आज अगर कोई कंपनी इंकॉर्पोरेट होती है 31 दिसंबर 2023 को, तो बेटा आपने बचपन में फाइनेंशियल ईयर का लॉ सीखा था। अगर कोई भी कंपनी 31 दिसंबर 2023 को इंकॉर्पोरेट हो रही है, उसका पहला फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2024 को। हम कहें तो मोटा मोटा 3 महीने 1 दिन का इसका एक फाइनेंशियल ईयर है। और लॉ क्या कह रहा है? हर कंपनी को हर साल रेजिडेंट डायरेक्टर का लॉ कंप्लाई करना जरूरी है। मतलब इस कंपनी का भी एक डायरेक्टर इस साल कम से कम 182 डेज इंडिया में रहे। हाँ सर, ये कैसे संभव है? इस पहले फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास तो इतने नंबर ऑफ डेज ही नहीं है। 31 दिसंबर से लेकर अगर हम 31 मार्च काउंट करेंगे, मोटे मोटे 90 दिन भी नहीं बन रहे। तो ये डायरेक्टर इस साल 182 डेज रहेगा कैसे? तो लॉ मेकर ने यहां पर आपके लिए लॉ आसान किया और उन्होंने क्या कहा, जो आपका पहला फाइनेंशियल ईयर होगा वहां पर आप इस रिक्वायरमेंट को प्रोपोर्शनेटली चेक कर लेना। प्रोपोर्शनेटली का मतलब अगर आपको पूरे साल, फॉर एग्जांपल पूरा साल आपका है 365 डेज, पूरे साल 182 दिन इंडिया में रहना था, तो आज 90 दिन या जितने भी दिन ये निकल करके आएंगे, फॉर एग्जांपल यहां पर 90 डेज निकल करके आए, तो 90 दिन के लिए आप उस रिक्वायरमेंट को प्रोपोर्शनेटली चेक कर लेना। तो अगर पूरे साल के लिए 182 डेज का स्टे है, 90 दिन के लिए प्रोपोर्शनेटली चेक कर लेना। मोटा मोटा बेटा स्टे आपका 45 डेज के अराउंड आएगा। तो इस 3 महीने 1 दिन के टेन्योर के दौरान लगभग 45 डेज आपको इंडिया में रहना पड़ेगा। तो बेटा इस तरीके से प्रोपोर्शनेट करके रिक्वायरमेंट चेक करेंगे। और बेटा ये रिक्वायरमेंट हमेशा आपके फायदे के लिए हो, ये जरूरी नहीं है। मतलब सर फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी इंकॉर्पोरेट हुई है 1 जनवरी 2024 को, तो हमने बचपन में एक लॉ सीखा था, अगर कोई भी कंपनी 1 जनवरी या उसके बाद इंकॉर्पोरेट होती है तो उसका पहला फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है? 31 मार्च 2024 या 31 मार्च 2025? 31 मार्च 2025 को। तो इसका पहला जो फाइनेंशियल ईयर है वो आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं 12 महीने प्लस 3 मंथ्स, दैट इज 15 मंथ्स का है। तो यहां पर हमारे एक डायरेक्टर को कम से कम इस पहले फाइनेंशियल ईयर में कितने दिन इंडिया में रहना पड़ेगा? तो बेटा पूरे साल आप इंडिया में रहते थे 182 डेज, 182 डेज की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होती है 365 डेज के लिए। तो यहां पर आपकी रिक्वायरमेंट प्रोपोर्शनेटली हो जाएगी। आसानी के लिए मैं कह दूं बेटा 12 महीने के लिए हम 182 डेज का स्टे देखते हैं, तो 15 महीने के लिए यहां पर आपकी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगी। लगभग मैं कहूं तो 7.5 महीने का राउंड का यहां पर टेन्योर निकल करके आएगा। इतने दिन आपको इंडिया में रहना पड़ेगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीवन। तो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज या डिक्रीज करके पहले फाइनेंशियल ईयर के लिए आप 182 डेज का स्टे काउंट कर लेना। दैट इज फॉर न्यू कंपनी रिक्वायरमेंट टू अप्लाई प्रोपोर्शनेटली फॉर द वेरी फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीवन। एंड जितने भी बच्चों ने हमारा साथ में एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो एमसीक्यूज में बेटा इनके क्वेश्चंस में आएंगे, वहां पर प्रैक्टिस करेंगे, आपका साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगा। पर एनीवेज दिस इज द लॉ रिगार्डिंग आपका रेजिडेंट डायरेक्टर। तो सेक्शन 149 ने अभी तक हमें 3 बातें सिखाई। सबसे पहली बात, मिनिमम डायरेक्टर्स मैक्सिमम डायरेक्टर कितने चाहिए। विमेन डायरेक्टर का लॉ किस किस कंपनी पर है? पीटी 100-300 वाली लिस्टेड या पीटी 100-300। एंड रेजिडेंट डायरेक्टर का लॉ तो आपका हर कंपनी पर कर जाता है अप्लाई। एंड इसी सेक्शन की सबसे लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आ रही है, एंड दैट इज द लॉ रिगार्डिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये वाली जो बात है बेटा ये निकल करके आती है आपकी सेक्शन 149 के सब सेक्शन 4 रेड विद सब सेक्शन 6 से। तो यहां पर एक सब सेक्शन 4 आएगा, वो आपको समझाएगा कि किन किन कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना आवश्यक है। एंड इसके बाद एक सब सेक्शन 6 आएगा, वो आपको समझाएगा किसी भी डायरेक्टर को हम इंडिपेंडेंट मानते कब है। दैट इज हम कब कहेंगे कि ये डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लायक है। सर सबसे पहली रिक्वायरमेंट, किन किन कंपनीज पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए? तो जिन जिन कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए क्यों? तो एज द नेम सजेस्ट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक ऐसा डायरेक्टर है जो कंपनी से इंडिपेंडेंट है। मतलब उसका कंपनी में शायद कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है और कंपनी के लिए उस डायरेक्टर की डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करना आसान नहीं होगा। तो ऐसा डायरेक्टर हमारे बोर्ड पर आता है कहीं ना कहीं बाकी डायरेक्टर्स के काम पर नजर रखने के लिए। वो कोई घपलेबाजी ना करे, घपलेबाजी करते हैं तो विसल ब्लोइंग करना। लिस्टेड कंपनीज में बेटा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। वो बाकी कंपनीज के डायरेक्टर के कामकाज पर ध्यान रखते हैं, कभी भी कोई फ्रॉड आना होता है वो फटाफट से मार्केट को अवेयर करते हैं। तो दिस इज द रोल ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कई बार लॉ मेकर कर देते हैं मैंडेटरी ऐसी कंपनीज में जहां कहीं ना कहीं पब्लिक एट लार्ज का स्टेक है या आ सकता है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट, किन किन कंपनीज पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का लॉ एप्लीकेबल है। बेटा आपके जो सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम आएगा, मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन है 149 के किसी ना किसी पॉइंट में से तो सवाल पक्का बनेगा, बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहां से सवाल बनना बनता है। तो सबसे पहले देखते हैं किन किन कंपनीज में कितने कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं। बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले लॉ ने क्या कहा जी, एक तो हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जरूर होगा। तो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है बेटा वहां पर आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जरूर होना चाहिए। एंड साथ ही साथ उन्होंने कहा जितनी भी आपकी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं उनमें भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट आ सकती है। कब?
अगर उनकी पीएलटी है 10-50-100, अगर उनकी पीएलटी है 10-50-100, तो ऐसी कंपनीज को भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। सर पी से यहां पर क्या बना, 10 करोड़ या उससे ज्यादा, दैट इज अगर कंपनी आपकी पेड अप कैपिटल है 10 करोड़ या उससे ज्यादा, तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है। दैट इज अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा थी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है। या कंपनी आपकी बोरोइंग्स है 50 करोड़ से ज्यादा, तो भी आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है। या आपकी टर्नओवर है 100 करोड़ या उससे ज्यादा। तो नटशेल में क्या बना बेटा, एक तो हर लिस्टेड कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। यहां पर लिस्टेड पब्लिक जरूर लिखा है, पर ध्यान रखना कंपनी सेक्टर के पर्पस के लिए लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में सिर्फ पब्लिक कंपनीज ही आ सकती है। अगर किसी प्राइवेट कंपनी ने डिवेंचर वगैरह लिस्ट करवाए थे, तो वो लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में कंपनी एक्ट में आता ही नहीं है। तो कंपनी एक्ट ने उसको लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन से बाहर किया, तो कंफ्यूजन क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। आप इस तरह ध्यान रखना, लिस्टेड कंपनी और लिस्टेड पब्लिक कंपनी कंपनी एक्ट के लिए एक ही बात है। तो जी ऐसी कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, या हर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पीएलटी 10-50-100, एंड ये सारी लिमिट्स आप देखते हो पिछले साल की। पी से क्या बना, पेड अप कैपिटल। बेटा आई एम होपिंग ये पॉइंट्स आपको याद रहेंगे, नहीं रहते तो आप साइड में कॉम्पैक्ट में छोटा छोटा लिखते चलना कि पी का मतलब है पेड अप कैपिटल, एल का मतलब है लोन्स, टी का मतलब है टर्नओवर। इतना एक्सपेक्टेशन आपसे रहेगी सीए फाइनल के स्टूडेंट हो। अगर आपको अपने लिए जरूरी लगेगा साथ साथ नोट करते चलना। तो पेड अप कैपिटल है 10 करोड़ है उससे ज्यादा, या फिर बोरोइंग्स या लोन्स है उसके 50 करोड़ से ज्यादा, या टर्नओवर है 100 करोड़ उससे ज्यादा। एंड बेटा लॉ मेकर यहां पर ले रहे हैं थोड़े से मजे, और ज्यादा मजे यहां पर इंस्टीट्यूट लेता है, बिकॉज इंस्टीट्यूट सीए फाइनल लेवल पर ना इस पॉइंट पर भी सवाल बनाया करता था जब आपका मेन एग्जाम होता था। सर सवाल किस चीज पर, कि जी पेड अप कैपिटल जब आप देखते हो, अगर किसी की पेड अप कैपिटल एग्जैक्ट 10 करोड़ भी है, उस पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का लॉ एप्लीकेबल है। टर्नओवर अगर एग्जैक्ट 100 करोड़ है तब भी एप्लीकेबल है। पर बेटा बोरोइंग्स के लिए लॉ मेकर ने ना ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिखा, उसके लिए उन्होंने लिखा मोर देन 50, मतलब एग्जैक्ट 50 करोड़ होने पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का लॉ अप्लाई नहीं करता। अगर इंस्टीट्यूट को सेल्फ बेस्ड एग्जाम को थोड़ा सा ज्यादा लेवल अप करना है और आपकी मेमोरी को बहुत ज्यादा डिटेल में चेक करना है, तो बड़ा इस पॉइंट पर सवाल बच सकता है। तो ध्यान रखना, पीएलटी में 10-50-100 हम जब कहते हैं, पेड अप कैपिटल एग्जैक्ट 10 भी कवर्ड है, टर्नओवर एग्जैक्ट 100 भी कवर्ड है, पर बोरोइंग्स के लिए हम देखेंगे 50 करोड़ से ज्यादा। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर किन कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, ये तो समझ में आ गया, पर इन कंपनीज में कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए वो रिक्वायरमेंट थोड़ा ध्यान से समझना। अगर आज हम किसी लिस्टेड कंपनी की बात करें, किसी भी लिस्टेड कंपनी को कम से कम कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे, 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स। मतलब कंपनी के बोर्ड पर जितने भी डायरेक्टर्स हैं, उसका कम से कम 1/3 1/3 डायरेक्टर्स होने चाहिए इंडिपेंडेंट। यहां पर अब आपके लिए एक सवाल आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आज एक कंपनी, बेटा उस कंपनी ने अपने बोर्ड पर टोटल 12 डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रखा था। तो ऐसे करके D1 से लेकर D12 कंपनी के बोर्ड पर 12 डायरेक्टर्स हैं, और ये एक लिस्टेड कंपनी है। तो इस कंपनी के बोर्ड पर कम से कम कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, 1/3। एंड सर 12 का 1/3 करेंगे, दैट इज आउट ऑफ 12 डायरेक्टर आपके कम से कम 4 डायरेक्टर्स यहां पर होने चाहिए इंडिपेंडेंट। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात, 12 में से 4 या 12 के बाद 4, ध्यान रखना बेटा 12 में से 4, क्योंकि अगर आपने 12 में के अलावा 4 और अपॉइंट कर दिए, फिर तो आपके टोटल डायरेक्टर 16 बन जाएंगे, फिर उसका 1/3 निकाल कर देखना होगा, तो वो आपको नहीं करना है। तो कंपनी में टोटल जितने डायरेक्टर्स हैं उसके 1/3 इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब 12 में से कंपनी के 4 डायरेक्टर्स होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बाकी के आपके 8 डायरेक्टर वो होते हैं आपके नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब ऐसे डायरेक्टर जो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो चलेगा। तो आउट ऑफ 12 1/3 होने चाहिए इंडिपेंडेंट। अब एक इंपॉर्टेंट बात, सर अगर कंपनी के बोर्ड पर टोटल 14 डायरेक्टर्स है, तो 14 का जैसे ही हमने 1/3 किया, तो सर 1/3 कितना आ जाएगा, 4.67। अब सर इस कंपनी में कितने डायरेक्टर्स हो, तो सर इसको राउंड ऑफ कैसे करें, बेटा लॉ मेकर ने यहां पर कुछ बताया ही नहीं है। दैट इज लॉ मेकर बता ही नहीं रहा कि यहां पर राउंडिंग ऑफ कैसे की जाए, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि 0.6 ऑफ डायरेक्टर ले आएंगे, सॉरी फॉर द ग्लिच। तो बेटा यहां पर लॉ ने राउंड ऑफ का तो बताया ही नहीं है। तो सर राउंड ऑफ कैसे करेंगे, आप कह रहे हैं सर ठीक है 5 डायरेक्टर्स अपॉइंट कर देंगे, हायर राउंडिंग ऑफ कर देंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कंपनी में टोटल 13 डायरेक्टर्स है, इसका अगर हम 1/3 करते हैं, आंसर आता है 4.33। सर लॉ मेकर ने बताया ही नहीं है राउंड ऑफ कैसे करना है, तो सर यहां पर राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे। ध्यान रखना नालायको, गलती से भी नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ आप नहीं करेंगे। यहां पर भी आंसर क्या रहेगा, 5 डायरेक्टर्स। मतलब अगर लॉ मेकर कहीं भी आपको इस टाइप से 1/3 या कहीं भी प्रोपोर्शन निकालने को बोले, या तो लॉ मेकर खुद से बता दे जी राउंडिंग ऑफ कैसे होगी, तो बहुत बढ़िया। पर अगर कभी भी लॉ मेकर ने आपको राउंडिंग ऑफ करने का तरीका नहीं बताया, आपको हमेशा हायर राउंडिंग ऑफ करना है। इसका लॉजिक, क्योंकि बेटा अगर आपने इसको लोअर राउंडिंग ऑफ करके यहां पर 4 डायरेक्टर्स अपॉइंट कर दिए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरे टोटल में से 1/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट है? तो यहां पर अगर मैंने 5 अपॉइंट करे, क्या मैं तब कह सकता हूं कि टोटल में 1/3 इंडिपेंडेंट है? यस। इसलिए अगर कभी भी लॉ मेकर राउंडिंग ऑफ का कोई स्पेसिफिक मेथड आपको नहीं बता रहे, इट इज ऑलवेज इंप्लाइड कि यहां पर आपको हायर राउंडिंग ऑफ करना है। तो अगर 14 डायरेक्टर्स थे तब भी उसमें से 5 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और अगर 13 डायरेक्टर थे तब भी उनमें से 5 डायरेक्टर्स आपके होने चाहिए इंडिपेंडेंट। आई होप ये बात सबको क्लियर हो, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना बेटा, इस तरीके से आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का लॉ करेंगे कंप्लाई, तो लिस्टेड कंपनी के 1/3 डायरेक्टर्स आपके होने चाहिए इंडिपेंडेंट।
बट जो ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, लेट्स सपोज सर आज एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसकी पीएलटी 10-50 थी, उस कंपनी के बोर्ड पर टोटल 12 डायरेक्टर्स है, उनमें से कितने इंडिपेंडेंट हो गए? ध्यान रखना नालायकों, यहां पर गलती से भी 1/3 मत कर देना, बिकॉज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में जितने मर्जी डायरेक्टर्स हो वहां पर हमेशा बस कितने इंडिपेंडेंट चाहिए? 2। दैट इज आपका काम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से चल जाएगा, यहां टोटल डायरेक्टर से आपको कोई लेना देना है ही नहीं। तो आई होप ये पॉइंट सबको समझ में आ गया हो। तो अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है वहां पर 1/3 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए, पर अगर कंपनी अनलिस्टेड है वहां पर सिर्फ 2 से भी काम चल जाएगा, मतलब कंपनी में 10, 15, 20 जितने मर्जी डायरेक्टर हो, सिर्फ 2 भी इंडिपेंडेंट है तो भी आपका काम चल जाता है। तो यहां पर दोनों कंपनीज के लिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट। तो पहली बात आई किस किस कंपनी में कितने इंडिपेंडेंट चाहिए। लिस्टेड पब्लिक कंपनी में 1/3 एंड पब्लिक कंपनी में 2, एंड यहां पर 1/3 के लिए क्योंकि कुछ नहीं बता रखा, राउंडिंग ऑफ हमेशा कैसे होगा? हायर। अगला पॉइंट पढ़ना, शायद खुद ही समझ में आ जाए। प्लीज रीड दिस कि सर अगर कभी भी किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए था, फॉर एग्जांपल अनलिस्टेड में 2 चाहिए थे, एक डायरेक्टर के ऑफिस में वैकेंसी आ जाए तो कितने दिन में वैकेंसी फिल करेंगे? आई होप बेटा ये पॉइंट आपको समझ में आ गया हो। जैसे आपने विमेन डायरेक्टर के लिए लॉ पढ़ा था, सेम रिक्वायरमेंट आपकी यहां भी एप्लीकेबल है कि इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या 3 मंथ्स व्हिचएवर इज लेटर, इसमें आप उस वैकेंसी को कर देंगे फिल। तो आई डोंट थिंक इस पॉइंट को दोबारा से स्ट्रेस डालने की जरूरत है, जस्ट अभी हमने समझा, अकॉर्डिंगली आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो जाएगा पॉइंट। अगला पॉइंट आ रहा है बेटा इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या कह रहा है? फॉर एग्जाम्पल बेटा आज एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, उसने आज तक कभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट ही नहीं किया था क्योंकि उसके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल ही नहीं था। आज उसका फाइनेंशियल ईयर 23-24 यहां पर फिनिश हुआ। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर 23-24 फिनिश हुआ, कंपनी की पेड अप कैपिटल तो 8 करोड़ थी, बोरिंग्स 20 करोड़ थी, दैट इज ये दोनों लिमिट ब्रीच नहीं हुई, पर कंपनी ने पहली बार टर्नओवर की लिमिट ब्रीच कर दी, दैट इज टर्नओवर उसकी टप गई 100 करोड़ से ज्यादा। तो सर क्या 24-25 में उसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा? बिल्कुल, बिकॉज इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसकी पीएलटी टप गई तो बड़ा बिल्कुल अपॉइंट करना पड़ेगा। पर लेट्स सपोज सर 24-25 में टर्नओवर 8 ही करोड़ रही, बोरोइंग्स 20 करोड़ की रही, सॉरी पेड अप कैपिटल 8 करोड़ रही, बोरोइंग्स 20 करोड़ की रही, टर्नओवर इस साल बाई चांस थोड़ी सी कम हुई और 99 करोड़ आ गई, तो सर 24-25 में तो हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया था, क्या 25-26 में हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा? लॉ कहता है यस। मतलब आप पर पहली बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का लॉ लगेगा या नहीं, उसके लिए हम आपकी इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का डेटा देखेंगे। पर अगर आप एक बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के दायरे में कवर हो गए तो चुपचाप 3 साल तक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करते रहना, मतलब 3 इयर्स तक मिनिमम आप कवर हो गए। मतलब अगर एक बार आप इस लॉ के अंदर आ गए तो अगले 3 साल तो आपको लॉ कंप्लाई करना, मतलब 25-26 में भी आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना ही है, 26-27 में भी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना ही है। 27-28 में आप बच सकते हो। कब बच सकते हो? अगर आपने तीनों साल में इनमें से कोई भी डेटा ब्रीच ना किया हो। फॉर एग्जांपल इस साल भी आपकी टर्नओवर 95 करोड़ हुई, इस साल भी पेड अप कैपिटल विद द लिमिट थी, बोरिंग्स विद द लिमिट थी, टर्नओवर 94 करोड़ हुई, तब जाकर आप अगले साल बच पाओगे। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई तरीके से बोले, इसका मीनिंग क्या निकला? पहली बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का लॉ कब लगेगा, उसके लिए पिछले साल का डेटा देखेंगे। पर अगर एक बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का लॉ पर लग गया, देन इन दैट केस आपको अगले 3 साल तक चुपचाप लॉ कंप्लाई करना है। 3 साल के बाद बच सकते हो कब? अगर तीनों सालों में आपने इन तीनों में से कोई भी लिमिट्स को ब्रीच ना किया हो। अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी एमसीक्यू बन सकता है। ये क्या कह रहा है? वैसे लिस्टेड कंपनी आप में 1/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होते हैं और अनलिस्टेड में 2, बट इफ हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ ऑडिट कमेटी और एनी अदर लॉ, हायर शैल बी अपॉइंटेड। मतलब सर आज अगर किसी कंपनी पर ऑडिट कमेटी का लॉ एप्लीकेबल है, बेटा ऑडिट कमेटी की हम बातें सीखेंगे सेक्शन 177 ऑफ द कंपनीज एक्ट, या आज किसी की कंपनी पर कोई भी दूसरा लॉ एप्लीकेबल है, फॉर एग्जांपल सेबी की कोई रेगुलेशंस एप्लीकेबल है, एंड वो ऑडिट कमेटी का लॉ या सेबी की वो रेगुलेशंस कह दे कि जी कंपनी आपको ना ज्यादा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं, देन इन दैट केस उस पर ये वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, उसको वो हायर लिमिट करनी है अपॉइंट। सर थोड़ा सा मीनिंग समझ नहीं आ रहा, एग्जांपल से समझाओ। फॉर एग्जांपल बेटा हम पढ़ते हैं सेक्शन 177 पढ़ेंगे, लेट्स सपोज सेक्शन 177 कहता है कि कुछ कंपनीज को अपने यहां ना ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी है, और जब भी कंपनी आप ऑडिट कमेटी बनाओगे तो कमेटीज इज अ सबसेट ऑफ डायरेक्टर, यहां पर आपको अपने कुछ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं। लेट्स सपोज लॉ ने ऑडिट कमेटी के लिए क्या कह दिया, कंपनी आप ऑडिट कमेटी पर जितने चाहो डायरेक्टर्स अपॉइंट कर लेना, पर उसमें से मेजॉरिटी डायरेक्टर्स होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेट्स सपोज कंपनीज एक्ट के सेक्शन 177 ने ये बात बोल दी। आज एक कंपनी है, उसने अपनी ऑडिट कमेटी पर टोटल 6 डायरेक्टर्स को नियुक्त कर दिया अपनी मर्जी से, तो एज पर लॉ बेटा 6 में से इसमें से कितने डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए? 4। पर कंपनी कह रही है देखो मैं तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हूं, मेरे लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सेक्शन कहता है मेरी कंपनी में सिर्फ 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से काम चल जाएगा, तो क्या मैं सिर्फ 2 को ऑडिट कमेटी पर अपॉइंट कर दूं? तो द आंसर इज नो। अगर आपने अपनी ऑडिट कमेटी का कंपोजिशन इस प्रकार से किया है
कि एज पर सेक्शन 144 आपको ज्यादा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की आवश्यकता है, तो बड़ा आपको ये हायर नंबर अपने यहां अपॉइंट करना पड़ेगा। दैट इज इन दिस केस आपकी कंपनी पर कम से कम 4 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। दैट इज आप पर फिर ये 2 वाली बात एप्लीकेबल नहीं है, हायर नंबर वाली बात एप्लीकेबल हो जाएगी। मतलब अगर किसी भी कंपनी में ऑडिट कमेटी या किसी और लॉ की वजह से ज्यादा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की आवश्यकता आती है, तो बड़ा वो हायर नंबर आपको यहां पर अपॉइंट करना पड़ेगा। अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, वो क्या कह रहे जी, आज अगर कोई जॉइंट वेंचर कंपनी है, होली ओन्ड सब्सिडरी है या डोरमेंट कंपनी है, उन पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का लॉ एप्लीकेबल नहीं, तो चाहे उनकी पीएलटी जो मर्जी हो लिस्टेड है, यानी इन कंपनीज पर आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का लॉ हो जाता है एग्जाम। तो देखना जॉइंट वेंचर वॉस या डोरमेंट कंपनी पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का लॉ अप्लाई नहीं करता। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये क्या कर भाई, जितने भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं उनके लिए कंपनीज एक्ट के एंड में एक शेड्यूल 4 बनाकर दिया गया है। बेटा गूगल पर या उस ऐप पर आप चेक कर सकते हो। शेड्यूल 4 किस चीज से डील करता है? कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कि किसी भी कंपनी में जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आएंगे उनके काम करने का सलीका क्या होगा, कैसे काम करेंगे, कैसे मीटिंग्स करेंगे। फॉर एग्जांपल शेड्यूल 4 कहता है कंपनी में जितने भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उन्हें साल में कम से कम एक मीटिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की करनी चाहिए। मतलब एक मीटिंग साल में ऐसी जरूर बुलाओ जिसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होकर डिस्कशन करेंगे, बाकी डायरेक्टर उस मीटिंग में ना आए। तो ऐसी कुछ बातें उस कोड में लिखी हुई है, तो वो कोड ऑफ कंडक्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आपको कंप्लाई करना है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को आप कभी भी ईसॉप प्रोवाइड नहीं कर सकते। बचपन में आपने सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, यहां पर ईसॉप का लॉ पढ़ा था, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, वहां पर भी ये बात लिखी हुई थी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कभी भी ईसॉप नहीं मिल सकता, ईसॉप उन्हें देना अलाउड नहीं है। अगला एक पॉइंट आ रहा है बेटा, नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, इसको अभी रखेंगे पेंडिंग। इसी चैप्टर में हम एक सेक्शन पढ़ेंगे 152, वहां पर आपका ये वाला रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। एंड लास्टली एक पॉइंट आया कि सेक्शन 8 कंपनी या आईएफएससी पब्लिक कंपनीज पर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का लॉ एप्लीकेबल नहीं है, तो ऐसी कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो बेटा सबसेक्शन 4 की आपने मेन बातें पढ़ी कि किस किस कंपनी में कितने इंडिपेंडेंट चाहिए। सारी बातों को अगर रिपीट कर ले बिना बुक में देखे, लिस्टेड कंपनीज में कितने चाहिए? 1/3, राउंडिंग ऑफ हमेशा हायर। या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पीएलटी है 10-50-100, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। इसके बाद बेटा आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की इंटरमीडिएट वैकेंसी आप फिल करेंगे इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या 3 मंथ्स व्हिचएवर इज लेटर में। अगर आपको किसी भी ऑडिट कमेटी या और लॉ के तहत ज्यादा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट है, तो आपको ज्यादा नंबर अपॉइंट करना पड़ेगा। एक बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का लॉ लगा तो 3 साल तक लगता रहेगा। शेड्यूल 4 कंप्लाई करेंगे, ईसॉप नहीं मिलेगा। एंड लास्टली बेटा आपकी जेवी वॉस डोरमेंट सेक्शन 8 आईएफएससी कंपनीज, इनके ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का लॉ एप्लीकेबल नहीं है। सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किस कंपनी में कितने चाहिए, कब कब चाहिए, ये तो समझ में आ गया, पर इंडिपेंडेंट होगा कौन? दैट इज व्हाट डू वी मीन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो बड़ा वही बात आपको सब सेक्शन 6 सब सिखाने जा रहा है कि किसी भी पर्सन को इंडिपेंडेंट माना कितना जाएगा। अब बेटा नॉर्मली ये टॉपिक जब हम रेगुलर क्लासेस में पहले पढ़ा करते थे बहुत समय लिया करता था, बट आई हैव ट्राइड कि इस टॉपिक को बड़ा स्मार्टली हम यहां पर समराइज करें। और अगर आप बस ये टेबल अपने मन में अच्छे से उतार लोगे, पेपर का जैसा मर्जी सवाल आ जाए, ट्रस्ट मी आप वो सवाल कर जाओगे सॉल्व। बस मेरे साथ इस पॉइंट को ध्यान से समझते जाइएगा। तो सर किसी भी कंपनी के रिस्पेक्ट में किसी पर्सन को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कब माना जाए? लेट फॉर एग्जांपल बेटा एग्जांपल ले लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। तो आज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कह रही है कि क्या मैं इन पर्टिकुलर पर्सन को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर पाऊंगी या नहीं। लेट सपोज बेटा यहां पर नाम ले लेते हैं एचजी का, तो मैं यहां पर आ रहा हूं बेटा, या लेट सपोज एक बेटर एग्जांपल ले लेते हैं, एचजी सुन सुन कर तो तुम बोर हो गए होगे। लेट सपोज बेटा हम एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर अवनीश का। तो यहां पर एक डायरेक्टर आ रहे हैं, एक पर्सन आ रहे हैं मिस्टर अवनीश, एंड आज वो चाहते हैं कि मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बोर्ड पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काश नियुक्त हो जाऊं। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या अवनीश रिलायंस के कंटेक्स्ट में इंडिपेंडेंट है भी या नहीं। तो बड़ा वही क्राइटेरिया आपको सबसेक्शन 6 समझा रहा है कि किसी भी पर्सन को किसी पर्टिकुलर कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में इंडिपेंडेंट कब कब माना जाएगा। तो बड़ा उसके लिए यहां पर आ रहे कुछ क्लॉजेस, कितने? 1 2 3 4 5 6, तो 6 टोटल पॉइंट्स है। अगर अवनीश आप ये 6 पॉइंट्स ढंग से कवर कर जाते हो फिर आपको इंडिपेंडेंट मान लिया जाएगा। जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है? अवनीश यू शुड बी अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। तो आपकी इंटीग्रिटी रही हो, एक अच्छा एक्सपर्टीज आपके पास हो, एक्सपीरियंस हो, कंपनी के बोर्ड पर जाकर आप प्रॉपर काम संभाल पाए, अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन, इनमें से किसी फील्ड का एक्सपीरियंस आप रखते हो, तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लायक है। दैट इज पहला पॉइंट क्या आ रहा है? यू शुड बी अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। बस अवनीश एक चीज का ध्यान रखना, पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस तो आप हैं, पर आप कंपनी के एमडी, डब्ल्यूटीडी या नॉमिनी डायरेक्टर नहीं बन सकते। दैट इज कहने का तात्पर्य क्या है? आज जो भी पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज एनी डायरेक्टर अदर देन एमडी, डब्ल्यूटीडी या नॉमिनी डायरेक्टर। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर बड़ा एक चीज समझना, हम कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन करना सीख रहे हैं। अब जैसे जैसे हम अपने सिलेबस में आगे बढ़ेंगे हम एक बात समझेंगे कि कंपनीज के बोर्ड पर जो डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स को 2 कैटेगरी में किया जाता है डिवाइड। या तो डायरेक्टर्स आपके हो सकते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, या वो हो सकते हैं आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स।
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में कौन कौन आते हैं बेटा? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में आ जाते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर, मतलब ऐसे डायरेक्टर जो डेली बेसिस पर कंपनी में आते हैं, कंपनी का बिजनेस चलाते हैं, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है, परचेज सेल प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे काम, मतलब कंपनी को चलाने की एक्चुअल हेडेक इनके पास है। तो इसमें आपके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर्स का काउंट किया जाता है। जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं पार्ट टाइम डायरेक्टर। ये कभी कभी जरूरत पड़ने पर या मेन डिसीजन मेकिंग कभी कभी कंपनी में आएंगे, रूटीन बेसिस पर ये कंपनी की डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके हिसाब से मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में कैसे डायरेक्टर होंगे? एग्जीक्यूटिव, बिकॉज कंपनी को चलाने की एक्चुअल हेडेक उनके पास है। पर बड़ा रिलायंस के बोर्ड पर काफी सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी आपको मिलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना कुछ ओपिनियन या जजमेंट लाने के लिए या बाकी डायरेक्टर्स पर नजर रखने के लिए किए जाते हैं अपॉइंट। तो बड़ा जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं उनको फर्दर दो कैटेगरी में कर सकते हो डिवाइड, या तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कंपनी से इंडिपेंडेंट होंगे या वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। दैट इज कहने का तात्पर्य क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बाय नेचर कैसा होता है? एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमेशा एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा। आप कभी भी एमडी या डब्ल्यूटीडी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह काउंट नहीं कर सकते, वो आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव होगा, पर हर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट हो वो जरूरी नहीं होता। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो सकता है इंडिपेंडेंट ना भी हो, क्योंकि अगर कोई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन 6 कंडीशंस को सेटिस्फाई ना करे तो वो नॉन एग्जीक्यूटिव तो है पर वो कभी भी आपका इंडिपेंडेंट नहीं कहलाएगा। आई होप ये बाइफर्केशन क्लियर हो। तो एमडी डब्ल्यूटीडी कभी भी आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होगा। साथ ही में बेटा इसी चैप्टर में लॉ सीखेंगे नॉमिनी डायरेक्टर। सेक्शन 161 में इसका लॉ आएगा। नॉमिनी डायरेक्टर कौन होते हैं? नॉमिनी डायरेक्टर बेटा एक ऐसा डायरेक्टर होता है जो कंपनी के बोर्ड के ऊपर नॉमिनेट किया जाता है किसी और के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर रिलायंस किसी बैंक से बहुत बड़े अमाउंट का लोन मांगने जाती है, वो बैंकर कहेगा जी पैसा तो मैं दे दूंगा पर पैसा आप सही से इस्तेमाल करोगे यानी उसके लिए मैं अपना एक बंदा आपके बोर्ड पर अपॉइंट करूंगा, उसे हम कह देते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। तो क्योंकि नॉमिनी डायरेक्टर एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेक होल्डर का, फॉर एग्जांपल बैंकर का इंटरेस्ट कंपनी में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो बाकी पूरी कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट नहीं माना सकता, क्योंकि वो बाकी शेयर होल्डर बाकी इन्वेस्टर्स का ध्यान नहीं रखेगा। तो इसलिए लॉ ने क्या कहा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का दर्जा कभी भी आप एमडी डब्ल्यूटीडी या नॉमिनी डायरेक्टर को नहीं देंगे। एंड उसके बाद उन्होंने पहला पॉइंट क्या कहा? यू शुड बी अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। दूसरी डिस्क्वालिफिकेशन आ रही, इसने क्या कहा कि अवनीश अगर आप रिलायंस के बोर्ड पर इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? आप प्रमोटर नहीं होने चाहिए हो कैश के, या आप प्रमोटर या डायरेक्टर ऑफ कैश से रिलेटेड ना हो। बेटा यहां पर कुछ टर्म्स आ रही हैं, प्रमोटर, कैश, पी&डी। तो प्रमोटर तो आप समझ गए, सेक्शन 2 क्लॉज 69 में डिफाइंड है, जो कंपनी को कंट्रोल कर रहा है। तो अगर आप कैश के प्रमोटर, सर कैश का मतलब यहीं पर बाजू में लिखना चाहो लिख लेना, कैश मतलब कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग। बचपन से आप ये बात सीखते आ रहे हो। तो कैश का मतलब कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग। तो बड़ा एक क्लॉज बी क्या कह रहा है कि आज अगर अवनीश आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बोर्ड पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहते हैं, तो आप रिलायंस या रिलायंस की किसी सब्सिडरी या रिलायंस की किसी एसोसिएट या रिलायंस की किसी होल्डिंग कंपनी, दैट इज इन कैश के अंदर प्रमोटर नहीं होने चाहिए। अगर अवनीश इनमें से किसी भी कंपनी के प्रमोटर हैं तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बोर्ड पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कंपनीज को कंट्रोल कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट यहां पर है, तो उन्हें इंडिपेंडेंट बोलना ठीक नहीं होगा। यहां पर एक सवाल जो आपके पेपर में आ सकता है, अवनीश बेटा रिलायंस की होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट है, रिलायंस पर नहीं, रिलायंस की एक जॉइंट वेंचर कंपनी है उसके प्रमोटर है, तो क्या वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन पाएंगे? इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पहले आते थे, ध्यान रखना बेटा, तब भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि बचपन में आपने एक बात क्या समझी थी कि एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन में जॉइंट वेंचर कंपनी इंक्लूडेड होती है। और वहां पर मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था कि पूरे कंपनी सेट में कहीं पर भी वर्ड अगर एसोसिएट आ गया उसमें आपका जॉइंट वेंचर कंपनी ऑटोमेटिकली कवर्ड है। तो यहां पर हम कैश बोल जरूर रहे हैं, पर ध्यान रखना बेटा ये पॉइंट जेबी पर भी इक्वली एप्लीकेबल है कि अवनीश अगर रिलायंस के किसी जॉइंट वेंचर के अंदर प्रमोटर है तब भी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। दैट इज इन नटशेल, आप अगर कैश के प्रमोटर हैं तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे, पहला पॉइंट। और इसी में प्रमोटर से रिलेटेड एक दूसरा पॉइंट क्या बना कि रिलायंस या उसकी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट का आज कोई प्रमोटर या डायरेक्टर है, मतलब आज कोई भी प्रमोटर या डायरेक्टर है कैश का, और अवनीश अगर इन कैश के प्रमोटर या डायरेक्टर से रिलेटेड हैं तब भी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो ध्यान रखना बेटा, आज अगर आप कैश के प्रमोटर हैं तो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे, या कैश के किसी भी प्रमोटर या डायरेक्टर, पीओडी का मतलब क्या है, प्रमोटर या डायरेक्टर से अगर आप रिलेटेड हो तो भी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो ये आ गई आपकी सेकंड सेट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। इसके बाद आ रही बेटा तीसरे सेट की डिस्क्वालिफिकेशन, और तीसरे सेट की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो किसी भी पर्सन को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है नहीं, किस ग्राउंड पर चेक कर रहा है? ऑन द ग्राउंड ऑफ पेक्यूनरी रिलेशन। बिकॉज बेटा जनरली हम कभी भी कंपनीज में इंटरेस्टेड होते हैं, किस चीज के लिए होते हैं? पैसे के लिए। पेक्यूनरी मतलब पैसा,
तो आपका कोई भी पेक्यूनरी रिलेशन ना हो किसके साथ, कैश के साथ या उनके किसी प्रमोटर डायरेक्टर के साथ आज या पिछले 2 साल में। मतलब अगर आप कोई भी पेक्यूनरी रिलेशन रखते हो कैश के साथ या कैश के प्रमोटर डायरेक्टर, तो बड़ा यहां पर एक क्लॉज सी आया, वो क्या कह रहे, अवनीश अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं, आपका कोई भी पेक्यूनरी रिलेशन ना हो कैश के साथ या इन कंपनीज के किसी प्रमोटर के साथ या किसी डायरेक्टर के साथ। और बेटा ये पॉइंट हम कब चेक करेंगे, जिस साल उनको अपॉइंट करना है तब, या पिछले 2 सालों में कभी भी। दैट इज आपका आज या पिछले 2 साल में कभी भी कोई पेक्यूनरी रिलेशन ना रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर अवनीश मारुति के बोर्ड पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं, पर हमें पता है जी आज अवनीश मारुति के एक बहुत बड़े सप्लायर है जो मारुति को टायर्स या रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, या पिछले साल किया करते थे, उससे पिछले साल किया करते थे, और उनका एक बहुत सब्सटेंशियल पेक्यूनरी रिलेशन यहां था, तो बड़ा क्योंकि वो मॉनेटरी टर्म्स में उनके क्लाइंटेज में आते थे, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के काबिल नहीं है। तो क्योंकि आपका एक पेक्यूनरी रिलेशन रहा है कैश के साथ या उनके प्रमोटर डायरेक्टर के साथ आज या पिछले 2 सालों में, तो आप नहीं बन पाएंगे। पर यहां पर एक दिक्कत है, सर अवनीश को आज हम कंपनी या उनके बोर्ड पर अपॉइंट करना चाह रहे हैं, और अवनीश ने कैश या उनके प्रमोटर डायरेक्टर या सॉरी कैश पर अगर वो अपॉइंट होंगे तो बेटा वो कैश से सैलरी लेंगे। दैट इज अगर आज मैं किसी भी लिस्टेड कंपनी या किसी भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के बोर्ड पर एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जाता हूं, बेटा मुफ्त में जाऊंगा या मैं कुछ बदले में एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे डायरेक्टर की रेम्युनरेशन मिले या बोर्ड मीटिंग से अटेंड करने की सिटिंग फीस मिले, तो मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन रहेगी रेम्युनरेशन की। अब जैसे ही मैं ये रेम्युनरेशन लूंगा, कोई कहने वाला क्या कहेगा, आपका तो सर यहां पर पेक्यूनरी रिलेशन आ गया, और क्योंकि ये पेक्यूनरी रिलेशन हो गया तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लायक ही नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना बेटा, यहां पर पेक्यूनरी रिलेशन में से हमें कुछ चीजों को काउंट नहीं करना। किस चीज को, रेम्युनरेशन, कि अगर आपने कंपनी से सैलरी ली है वो तो इंप्लाइड है बेटा आप लोगे ही, तो वो काउंट नहीं होगा। या बेटा मेरा कोई भी पेक्यूनरी रिलेशन था जो मेरी टोटल इनकम के 10% तक था, मतलब अगर मैं साल का लेट से 50 लाख कमाता हूं तो 5 लाख तक का पेक्यूनरी रिलेशन अलाउड है, क्योंकि लॉ में कर लिखता है जी 5 लाख तक का डेंट अगर मेरी इनकम पर पड़ भी रहा होगा उसके लिए कंपनी मेरी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगी, बिकॉज मेरी मेजॉरिटी इनकम कंपनी से नहीं आ रही। तो ये आ गया बेटा आपका तीसरा पॉइंट पेक्यूनरी रिलेशन का। मैं चाहूंगा बेटा एक बार तीनों पॉइंट्स आप फिर से पढ़ लीजिए, प्लीज गो थ्रू इट। पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस, not related to या सॉरी not a promoter of cash या not related to P और D of cash। यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, not a promoter of cash, पर क्या आप कैश के डायरेक्टर हो सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्टर तो बनना ही है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी तो एक डायरेक्टर है, इसलिए पहले पॉइंट में प्रमोटर आया, पर दूसरे में कह रहे प्रमोटर या डायरेक्टर से रिलेटेड ना हो। तीसरे पॉइंट में आ गया आपका पेक्यूनरी रिलेशन, आज या पिछले 2 सालों में कैश या उनके प्रमोटर डायरेक्टर के साथ ना हो, पर 2 टाइप के पेक्यूनरी रिलेशन यहां पर अलाउड है, रेम्युनरेशन लेना अलाउड है या ट्रांजैक्शन 10% ऑफ योर टोटल इनकम तक यहां पर परमिट की जा रही है। इसके बाद मैं चाहूंगा बेटा एक क्लॉज डी भी आ रहा है, इसको भी बड़ा ध्यान से पढ़िए, और क्लॉज डी भी कहीं ना कहीं पेक्यूनरी रिलेशन से ही डील कर रहा है। पर सर क्लॉज डी कब अप्लाई करेगा, ये पॉइंट बेटा अवनीश के लिए पढ़ना है या अवनीश के रिलेटिव के लिए, अवनीश के रिलेटिव के लिए, ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा। तो बेटा आपने जो क्लॉज सी पढ़ा वो अवनीश के लिए हम चेक कर रहे थे कि अवनीश कैश में उनके प्रमोटर डायरेक्टर के साथ पेक्यूनरी रिलेशन ना रखते हो, पर जो क्लॉज डी आ रहा है वो हमें अवनीश के लिए नहीं पढ़ना, अवनीश के रिलेटिव के लिए पढ़ना है। फॉर एग्जांपल आज अवनीश की वाइफ है, क्या अवनीश की वाइफ उनके रिलेटिव होंगी, बिल्कुल बेटा। रिलेटिव कौन होता है, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 77 ने आपको समझाया था, डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, पर रिलेटिव में कौन कौन आते हैं, हस्बैंड वाइफ, मेंबर्स एचयूएफ, फादर मदर, ब्रदर सिस्टर, सन डॉटर, सन्स वाइफ, डॉटर्स हस्बैंड, एंड सारे स्टेप रिलेशन कवर्ड थे एक्सेप्ट दैट ऑफ डॉटर। तो ये बड़ा मीनिंग आया था। तो अवनीश के लिए उनकी वाइफ उनकी रिलेटिव डेफिनेटली है एज पर कंपनीज एक्ट। आज उनकी वाइफ का कोई पेक्यूनरी रिलेशन है, तो बड़ा अगर वाइफ का पेक्यूनरी रिलेशन होगा तो इस केस में क्या कंपनी वाइफ की डिसीजन मेकिंग और वाइफ के थ्रू क्या अवनीश की डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस कर पाएगी, हाँ। तो इसलिए लॉ में करने का हमने अवनीश का पेक्यूनरी रिलेशन तो चेक कर लिया है, पर साथ में हमें उनके रिलेटिव का भी पेक्यूनरी रिलेशन देखना पड़ेगा। और जब उन्होंने रिलेटिव के पेक्यूनरी रिलेशन की बात करी, उन्होंने रिलेटिव के पेक्यूनरी रिलेशन को 4 कैटेगरीज में कर दिया डिवाइड। सर 4 कैटेगरीज में कैसे, उन्होंने कहा जी जब हम रिलेटिव का पेक्यूनरी रिलेशन देखेंगे वो हो सकता है 4 प्रकार का। पहला, कोई सिक्योरिटी होल्ड करना, दूसरा इंडेक्टेड होना, तीसरा गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, या लास्ट आ जाएगा अदर टाइप ऑफ पेक्यूनरी रिलेशन। मतलब जब अवनीश के रिलेटिव के लिए वाला पॉइंट चेक हो रहा है, रिलेटिव को हमने 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड करके पॉइंट चेक किया, जिसमें पहला पॉइंट क्या कह रहा है, अवनीश आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे अगर आपकी वाइफ या आपके रिलेटिव कोई भी सिक्योरिटी होल्ड कर रहे हैं कैश में। कैश का मतलब आप समझते हैं आज या पिछले 2 सालों में। दैट इज अगर अवनीश की वाइफ कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट फॉर एग्जांपल रिलायंस में कोई भी सिक्योरिटी होल्ड कर रही है, आज होल्ड कर रही है या पिछले 2 सालों में करती थी, तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। सर वो रिलायंस के 1-2 छोटे मोटे शेयर खरीदे हुए हैं, क्या तब भी नहीं बन पाएंगे? नहीं। यहां पर लॉ में करनी थी एक एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन क्या दी, रिलेटिव अगर चाहे तो वो 50 लाख रुपए तक की फेस वैल्यू
या 2% ऑफ द पेड अप कैपिटल। कुछ भी नहीं लिखा होता है इसको हमेशा हायर पढ़ते हैं कि जी या तो 50 लाख तक का होल्ड कर लेना, या अगर सिर्फ 2% ऑफ द पेड अप कैपिटल आपने होल्ड कर रखा है चलेगा, क्योंकि लॉ मेकर के हिसाब से ये इतना सब्सटेंशियल होल्डिंग नहीं है, हम यहां पर कर देंगे आपको अलाउ। तो ये आ गई इसकी एक्सेप्शन। तो पहला पॉइंट है बेटा सिक्योरिटी के लिए। दूसरा, अवनीश आपकी वाइफ इंडेक्टेड नहीं होनी चाहिए कैश के टुवर्ड्स या प्रमोटर डायरेक्टर के टुवर्ड्स। सर ऊपर वाले पॉइंट में प्रमोटर डायरेक्टर नहीं आया क्योंकि बेटा प्रमोटर डायरेक्टर, लेट्स सपोज डायरेक्टर कोई इंडिविजुअल है, अब इंडिविजुअल की तो कोई सिक्योरिटी होती नहीं, इसलिए ऊपर वाले पॉइंट में बस कैश आया था, नीचे वाले पॉइंट में कैश के साथ साथ प्रमोटर डायरेक्टर आ गया। तो आप इंडेटेड ना हो, आपने उधार पर कोई पैसा ना ले रखा हो आज या पिछले 2 सालों में, पर अगर इंडेटनेस मात्र 50 लाख तक की थी चलेगा, या अवनीश के रिलेटिव ने कोई गारंटी सिक्योरिटी ना दी हो कैश को या उनके प्रमोटर डायरेक्टर को आज या पिछले 2 सालों में, पर अगर 50 लाख तक का था तो चलेगा। या बेटा लास्टली आ गया एनी अदर पेक्यूनरी रिलेशन, मतलब सिक्योरिटी इंडेटनेस, गारंटी सिक्योरिटी इंडेटनेस, या फिर आपका सिक्योरिटी होल्ड करना, इनके अलावा अगर कोई भी अदर रेजिडरी पेक्यूनरी रिलेशन बच गया, मॉनेटरी रिलेशन बच गया, तब भी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाओगे। पर बेटा इसकी एक्सेप्शन भी क्या आ गई, एक्सेप्शन है 2% ऑफ द टर्नओवर और इनकम। पर ध्यान रखना ये वाली जब आप लिमिट्स कैलकुलेट करोगे, अगर ऊपर में से किसी पॉइंट में रिलेटिव कवर्ड था, वो वाला पेक्यूनरी रिलेशन की लिमिट क्लब कर देखा जाएगा। मतलब 2% ऑफ द टर्नओवर या इनकम तक का पेक्यूनरी, अदर पेक्यूनरी रिलेशंस अलाउड है, पर ये देखते वक्त ऊपर वाली लिमिट्स क्लब होगी। सर लिमिट्स बहुत ज्यादा है, पर बेटा आपको याद रखनी पड़ेगी, इन छोटे छोटे पॉइंट्स पर भी पेपर में सवाल बन सकता है। अगर हम सारे के सारे पॉइंट्स एक बार देखें, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए लॉ ने क्या कहा, सबसे पहला बेटा आप मैनेजिंग डायरेक्टर, डब्ल्यूटीडी या नॉमिनी डायरेक्टर तो होने नहीं चाहिए, पर यू शुड बी अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, एक्सपर्टीज या एक्सपीरियंस। तो बेटा ये वाली बात आ गई। इसके बाद सेकंड पॉइंट ने क्या कहा, अवनीश आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते अगर आप कैश के प्रमोटर हैं या आप कैश के प्रमोटर या डायरेक्टर से रिलेटेड है। तो बेटा आप या तो कैश के खुद से प्रमोटर हैं या प्रमोटर डायरेक्टर से रिलेटेड है, तब आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। अगला पॉइंट आया बेटा पेक्यूनरी रिलेशन का, दैट इज जो क्लॉज सी एंड डी आ रहा है, ये दोनों आ रहे हैं पेक्यूनरी रिलेशन, पर क्लॉज सी में हम अवनीश के खुद का पेक्यूनरी रिलेशन चेक करेंगे एंड क्लॉज डी में अवनीश के रिलेटिव का पेक्यूनरी रिलेशन चेक करेंगे। जब अवनीश के खुद का यहां पर पेक्यूनरी रिलेशन चेक हुआ तो लॉ ने क्या कहा, अवनीश आपका खुद का पेक्यूनरी रिलेशन नहीं होना चाहिए कैश के साथ या कैश के प्रमोटर डायरेक्टर के साथ आज या पिछले 2 सालों में, दैट इज इतने टाइम में आपका पेक्यूनरी रिलेशन ना हो। पर एक्सेप्शन क्या आ गई बेटा, अगर आप सैलरी ले रहे हो, रेम्युनरेशन ले रहे हो चलेगा, या फिर 10% तक का पेक्यूनरी रिलेशन आपको रखना अलाउड था। फिर बेटा बात है रिलेटिव के लिए, जब रिलेटिव की बात है, रिलेटिव के पेक्यूनरी रिलेशन को 4 कैटेगरीज में बांट दिया गया कि रिलेटिव कैश की कोई सिक्योरिटी होल्ड ना करता हो, कैश या उसके प्रमोटर डायरेक्टर के टुवर्ड इंडेटेड ना हो, कैश या प्रमोटर डायरेक्टर के टुवर्ड गारंटी सिक्योरिटी ना हो, या अदर पेक्यूनरी रिलेशन। और बेटा चारों में थोड़ी थोड़ी एक्सेप्शंस आपको दे दी गई। ध्यान रखना ये सारी चीजें आप 2 सालों के लिए चेक करते हो, और एक्सेप्शंस क्या क्या आ गई बेटा, अगर आप सिक्योरिटी होल्ड करना चाह रहे हो 50 लाख की फेस वैल्यू और 2% तक चलेगा, इंडेटनेस 50 लाख तक चलेगा, ये भी 50 लाख तक चलेगा, एंड अदर पेक्यूनरी रिलेशन 2% तक आपको अलाउड है, पर ऊपर वाली लिमिट्स क्लब करने के बाद। आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हो बेटा। डोंट वरी, अगर आप साथ साथ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं मेरे साथ, तो बेटा ये सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में इन पर प्रैक्टिकली आएंगे, वहां पर हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी। बट अभी के लिए आप फोकस बनाओ कि इनको साथ साथ आप याद कर पाओ। फिर बात यहां पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ 4 पॉइंट्स पढ़े, 2 और पॉइंट्स आ रहे हैं जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन से डील करेंगे। आते बेटा क्लॉज नंबर ई पर, देखते हैं क्लॉज ई यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं। ध्यान रखें बेटा, अब आप जो क्लॉज ई पढ़ने वाले हो, क्लॉज ई आपको किसके लिए पढ़ना है, अवनीश के लिए भी और अवनीश के रिलेटिव के लिए भी। दैट इज अब जो हम पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, ये अवनीश के साथ साथ उनके रिलेटिव दोनों के लिए साइमल्टेनियसली आपको रीड करना है, और इसको भी 4 कैटेगरीज में किया गया डिवाइड। और एक चीज और ध्यान रखना, ऊपर से जैसे जैसे हम आ रहे थे बेटा, ऊपर लिमिट थी पेक्यूनरी रिलेशन में 2 साल, पर क्योंकि आगे बढ़ गए तो थोड़ा सा समय बढ़ गया, क्लॉज बढ़ गया, इसलिए इस वाले क्लॉज में जब भी आप लिमिट देखोगे वो कितनी आ जाएगी, 3 साल। और इंस्टीट्यूट इनको भी टेस्ट कर सकता है कि जी पेक्यूनरी रिलेशन वाले पॉइंट में 2 साल की लिमिट है, और ये नीचे जो आप पॉइंट क्लॉज का पढ़ने वाले हो, यहां पर टाइमलाइन कितनी आ रही है, 3 साल। तो याद करने का तरीका है जी, ऊपर आया था 2 साल, आगे बढ़ते बढ़ते 3 साल की लिमिट आ गई क्लॉज में। तो देखते हैं बेटा यहां पर ये पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं। तो अवनीश आप या आपके रिलेटिव अगर केएमपी या एम्प्लॉय, केएमपी का मतलब की मैनेजरियल पर्सन या एम्प्लॉय है कैश के, आज या पिछले 3 सालों में रहे थे, तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। हालांकि इसकी एक एक्सेप्शन क्या है, रिलेटिव अगर चाहे तो वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय रह सकता है। अब सर ये लॉ क्या बना, अवनीश अगर खुद से कैश के पिछले 3 सालों में कभी भी केएमपी या नॉर्मल एम्प्लॉय भी थे तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन ही नहीं पाएंगे। अगर अवनीश के रिलेटिव पिछले 3 साल में कैश के केएमपी थे, केएमपी का पद होल्ड करते थे, तब भी नहीं बन पाएंगे। पर अगर रिलेटिव कैश में एक नॉर्मल मामूली से एम्प्लॉय थे, तब आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना अलाउड है। इससे अगले पॉइंट ने क्या कहा, अवनीश आप या आपके रिलेटिव एम्प्लॉय, प्रोपराइटर या पार्टनर ना रहे हो पिछले 3 सालों में। दैट इज अवनीश आप या आपके रिलेटिव
एम्प्लॉय प्रोप्राइटरी या पार्टनर ना रहे हो पिछले 3 सालों में, किसके एम्प्लॉय प्रोप्राइटरी या पार्टनर? कैश की किसी ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी, दैट इज या कॉस्ट ऑडिट फर्म। दैट इज भाई कैश का कोई ऑडिटर था या सेक्रेटेरियल ऑडिटर था या कॉस्ट ऑडिट किसी ने आज किया था, और आज आप उस फर्म के, सर ये पॉइंट तो लग रहा है हम पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है कि आज अगर आप किसी सीए फर्म के पार्टनर हो या आपकी खुद की सीए फर्म थी और उस सीए फर्म ने रिलायंस का ऑडिट किया था पिछले 3 सालों में कभी भी, तो आज आप रिलायंस के बोर्ड पर जाकर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। तो ध्यान रखना भाई, आप या आपके रिलेटिव अगर एम्प्लॉय प्रोप्राइटरी या पार्टनर रहे हैं पिछले 3 सालों में किसी ऐसी ऑडिटर, सीएस या कॉस्ट ऑडिट फर्म के जिसने कैश का ऑडिट किया था, तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। या किसी भी ऐसी कंसल्टिंग फर्म जो ऑडिटर के अंदर तो काउंट नहीं हो रही, पर फॉर एग्जांपल कोई लीगल कंसल्टेंसी फर्म थी, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म थी, अगर आप किसी ऐसी फर्म के ऊपर एम्प्लॉय प्रोप्राइटरी या पार्टनर थे जिसने कैश को एडवाइजरी प्रोवाइड करी थी और वो फर्म अपनी 10% या उससे ज्यादा की इनकम कैश से डिराइव कर रही है, तो वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। अरे सर क्या क्या पॉइंट कह गया बेटा, दोबारा से इस पॉइंट को पढ़िए, प्लीज रीड दिस। हाँ जी बच्चों, आई होप ये पॉइंट समझ में आया हो। तो क्या कह रहे भाई, आप या आपके रिलेटिव एम्प्लॉय प्रोप्राइटर पार्टनर ना रहे हो पिछले 3 सालों में किसी भी ऐसी ऑडिट फर्म के। सर ये पॉइंट क्या कहना है सर? तो बड़ा हम पढ़ रहे हैं क्लॉज ई। पहली बात, क्लॉज ई जो आप पढ़ रहे हो वो पॉइंट आपको साइमल्टेनियसली पढ़ना है अवनीश के लिए एज वेल एज उनके रिलेटिव के लिए। तो इनके लिए सबसे पहला पॉइंट तो क्या गया इसके अंदर यह है जी कि आप केएमपी या एम्प्लॉय ना रहे हो कैश के पिछले 3 सालों में, पर रिलेटिव को एक नॉर्मल एम्प्लॉय रहना यहां पर अलाउड था। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आपने पढ़ा, ये क्या कह रहे हैं भाई, अवनीश या उनके रिलेटिव आज एम्प्लॉय प्रोप्राइटर या पार्टनर ना रहे हो। पहली पॉइंट तो किसी भी ऐसी ऑडिट फर्म, सेक्रेटेरियल ऑडिट या कॉस्ट ऑडिट फर्म का जिसने पिछले 3 सालों में कैश का ऑडिट किया था। यहां पर बेटा टर्नओवर से फर्क नहीं पड़ता, मतलब अगर आप किसी ऑडिट फर्म के पार्टनर थे जिसने कैश का ऑडिट किया है, तो बेटा वो ऑडिट फर्म अपनी कितनी भी इनकम कैश से डिराइव करे उससे फर्क नहीं पड़ रहा, आप यहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। पर इसी के अगले पॉइंट ने क्या कहा, आप या आपके रिलेटिव अगर एम्प्लॉय प्रोप्राइटरी या पार्टनर ने किसी अदर कंसल्टेंसी फर्म के, अदर कंसल्टेंसी फर्म मतलब जो ऑडिट, सेक्रेटेरियल ऑडिट या कॉस्ट ऑडिट में काउंट नहीं होती, पर एक नॉर्मल कंसल्टेंसी फर्म है, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म है या एनी अदर फर्म, तो बड़ा उसने अगर कैश को पिछले 3 सालों में कभी भी एडवाइजरी दी थी, तो ऐसे केस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाओगे। पर उस कंसल्टेंसी फर्म ने कम से कम अपना 10% कमाई कैश से करी हो, मतलब अगर ये कंसल्टेंसी फर्म ने साल भर में 10 करोड़ कमाया था, तो उसमें से कम 1 करोड़ की इनकम यहां से आई हो, दैट इज यहां पर एक इनकम का कैप आ गया। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर हो। इसी में फिर तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, आप या आपके रिलेटिव होल्ड्स विद हिज रिलेटिव एटलीस्ट 2% ऑफ द वोटिंग पावर। पर ध्यान रखना, आपकी बार कैश नहीं आ रहा है, यहां पर वर्ड आ रहा है कंपनी। मतलब अगर आज अवनीश ने, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, अगर आज अवनीश ने खुद या उनके रिलेटिव ने उनके बाकी रिलेटिव्स के साथ मिलकर के अगर कंपनी के अंदर 2% की वोटिंग पावर या उससे ज्यादा होल्ड करी है, तो ऐसे केस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। यहां पर बेटा बहुत बारीक बारीक पॉइंट्स, बहुत ज्यादा समय तो हम इन चीजों पर नहीं लगा पाएंगे। पर क्या कह रहे जी, अवनीश आप या आपके रिलेटिव ने उनके बाकी रिलेटिव्स के साथ मिलकर के अगर 2% होल्ड करा है, तो सर यहां पर अवनीश ने खुद 1% होल्ड करा और उनके रिलेटिव ने 1% होल्ड करा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। सर अवनीश ने खुद 1% होल्ड करा और अवनीश के रिलेटिव ने आधा % होल्ड करा, बन सकते हैं। सर अवनीश की रिलेटिव है, लेट्स सपोज उनके कोई भाई, उनके रिलेटिव ने खुद 2% होल्ड कर रखा है, अवनीश नहीं बन पाएंगे। सर रिलेटिव ने 1% होल्ड करा, पर रिलेटिव ने बाकी का 1% होल्ड करा, फिर क्या वाला पॉइंट एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो। क्योंकि ध्यान रखना बेटा, यहां पर हमें क्या देखना है, अवनीश आप या आपके रिलेटिव या हिज रिलेटिव, मतलब बाकी रिलेटिव्स के साथ मिलकर। तो यहां पर ये जो वर्ड हिज रिलेटिव आ रहा है वो अवनीश के रिलेटिव के लिए आ रहा है, रिलेटिव के रिलेटिव के लिए नहीं आ रहा। तो यहां पर ध्यान रखना भाई, आप या आपके रिलेटिव ने अगर बाकी रिलेटिव्स के साथ मिलकर कंपनी में अगर 2% की वोटिंग पावर एक्सरसाइज कर रखी है, तो ऐसे केस में भी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनेंगे। एंड फाइनली बेटा द लास्ट पॉइंट, अवनीश आप या आपके रिलेटिव अगर सीईओ या डायरेक्टर हैं किसी ऐसी एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, जिसको 25% की जो डोनेशन है वो कैश या उनके प्रमोटर डायरेक्टर से मिली, या बेटा जो कंपनी में 2% की वोटिंग पावर होल्ड करती हो। अरे 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 सर क्या क्या बोल गया? दैट इज अवनीश आप या आपके रिलेटिव आज सीईओ या मैनेजर है किसी ऐसी एनपीओ के, फॉर एग्जांपल ये इसके अंदर है सीईओ, और बड़ा ये जो एनपीओ है इसको साल भर में जितनी भी डोनेशन मिली उसमें से 25% डोनेशन कैश या उसके प्रमोटर डायरेक्टर से आई, तो अवनीश इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। या बेटा ये एनपीओ कंपनी के अंदर अगर 2% की वोटिंग पावर रखती है तो भी बेटा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनेगा। सर लॉ मेकर इतने आगे क्यों जा रहे हैं? बेटा हो सकता है आज कोई एनपीओ है जिसके सीईओ या डायरेक्टर अवनीश है और वो एनपीओ को मेजर चंदा कंपनी से आता था,
आज अवनीश इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह कंपनी के बोर्ड पर आए और कंपनी कह रही थी देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर आपने काम हमारे हिसाब से नहीं किया ना तो हम इस एनपीओ को चंदा देना बंद कर देंगे। तो बड़ा क्या अवनीश की डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस हो सकती है? यस। दैट इज वाई लॉ मेकर ने पॉइंट बनाया कि किसी ऐसी एनपीओ के सीईओ या डायरेक्टर आप हैं जिसको 25% का चंदा यहां से मिला या जो कंपनी का 2% होल्ड करती हो, तब आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। एंड फाइनली क्लॉज एफ आ रहा है बेटा, इसने क्या कहा? possesses other prescribed qualification। prescribed का मतलब कंपनीज एक्ट में हमेशा होता है रूल्स बनाता है सीजी, दैट इज रूल्स के अंदर सीजी ने कुछ स्किल्स बता रखी है। फॉर एग्जांपल आपके पास मैनेजमेंट की, अकाउंटिंग की, कंसल्टेंसी की, फाइनेंस की, टैक्स की, किसी भी रिक्वायर्ड एरिया के अंदर एक रिक्विजिट नॉलेज होनी चाहिए, तब जाकर के आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन पाएंगे। तो यहां पर कहीं ना कहीं देख पा रहे बेटा, क्लॉज ए क्लॉज एफ ये थोड़े से कंपेरेटिवली आसान है, बेसिक से है, पर यहां पर जो आपका क्लॉज बी सी डी एंड ई आया, यहां पर कुछ लिमिट्स आ रही है, ये डेफिनेटली आपको याद होनी चाहिए। याद हो जाएंगी, कॉम्पैक्ट में बेटा कोशिश की गई है तरीके से इसको समराइज करने की, फिर भी एक बार अगर हम फ्लो चेक कर लें तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पहली बात एमडी डब्ल्यूटीडी या नॉमिनी डायरेक्टर तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद लॉ मेकर ने पहला पॉइंट बनाया, यू शुड बी अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एंड एक्सपीरियंस, और उसी से कनेक्टेड क्लॉज एफ बना दिया कि किसी भी अप्रूव्ड स्किल के एरिया के अंदर आपके पास एक नॉलेज हो। इसके बाद बेटा क्लॉज बी आया, जहां पर अवनीश के लिए क्या बोला गया कि अगर आप प्रमोटर हैं कैश के या प्रमोटर डायरेक्टर से रिलेटेड है, तो अवनीश के लिए खुद के लिए एक पॉइंट आ गया प्रमोटर या रिलेटेड वाला। इसके बाद सी एंड डी ये दोनों ही कहीं ना कहीं आपके पेक्यूनरी रिलेशन के पॉइंट थे, पर क्लॉज सी में आपने अवनीश का पेक्यूनरी रिलेशन देखा था एंड क्लॉज डी में आपने रिलेटिव का पेक्यूनरी रिलेशन देखा। अवनीश वाले पेक्यूनरी रिलेशन का कोई कैटेगराइजेशन नहीं था, यहां पर लिमिट आई थी 2 साल की, रिलेटिव के लिए भी लिमिट 2 साल की आई, पर यहां पर इसको 4 कैटेगरीज में बांट दिया गया। इससे बेटा कहीं ना कहीं आपको कुछ कुछ बातें याद होंगी। फिर क्लॉज ई आया और अब की बार जो ये पॉइंट हमने पढ़ा, ये हमने अवनीश प्लस उनके रिलेटिव दोनों के लिए कंबाइंड पढ़ा और इस पॉइंट को भी 4 कैटेगरीज में कर दिया गया डिवाइड, जिसमें पहला पॉइंट तो केएमपीएन एम्प्लॉयमेंट का आ गया। दूसरा पॉइंट बेटा यहां पर क्या कहा कि आप किसी भी ऑडिट फर्म इन वगैरह में पार्टनर ना हो। तीसरा पॉइंट बेटा यहां पर क्या कह रहा है, आपका एनपीओ से रिलेटेड पॉइंट आ गया कि जी आप किसी भी एनपीओ के सीईओ वगैरह नहीं होने चाहिए, और एक पॉइंट आ गया आपका वोटिंग पावर का, माय मिस्टेक। तीसरा पॉइंट यहां पर आपका गया था वोटिंग पावर का कि आप कंपनी में 2% से ज्यादा की वोटिंग पावर ना रखते हो। एंड फाइनली बेटा यहां पर पॉइंट आ गया था आपका एनपीओ का कि आप किसी भी एनपीओ के सीईओ या डायरेक्टर नहीं होने चाहिए जिसको डोनेशन मिली हो। तो इस टाइप से बेटा इस पूरे टॉपिक को अगर आप भी बाइफरकेटेड मैनर में पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। और ध्यान रखना क्लॉज सी और डी में लिमिट कितनी थी, 2 साल की, पर क्लॉज ई क्योंकि टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ गया, यहां पर आपको टाइमलाइन चेक करनी है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। बेटा जो भी है ये लिमिट्स डेफिनेटली आपको याद होनी चाहिए। सेल्फ बेस्ड एग्जाम्स में ये लिमिट्स तरीके से अगर पढ़ोगे, इन पर केस स्टडी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मैनर में बनकर आ सकती है, तो जब लिमिट प्रॉपर्ली पढ़ रखी होगी तभी आप उस केस स्टडी को टैकल कर पाएंगे। प्रैक्टिस इसकी हम कर लेंगे, पर आई होप ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का लॉजिक सबको क्लियर है कि किस डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट माना जाएगा। तो सर किस किस कंपनी में कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए वो हमने समझ लिया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होगा वो हमने समझ लिया। पर आज अगर कोई पर्सन किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह नियुक्त हो जाता है, तो सर क्या कंपनी उसी इंसान को 30, 40, 50 साल तक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रख सकती है? शायद नहीं, क्योंकि कोई भी इंसान अगर 30, 40 साल तक रहेगा तो फिर तो वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होने लगेगा, कंपनी पर भरोसा आने लगेगा, कंपनी डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस कर पाएगी। इसलिए लॉ मेकर ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए टेन्योर भी फिक्स किया कि जी आप कितने समय तक किसी कंपनी के बोर्ड पर इंडिपेंडेंट रह पाएंगे। और बड़ा ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर मैं सीए फाइनल लेवल के लॉ के पेपर की बात करूं, इस पर पहले बहुत ही सारे सब्जेक्टिव एज वेल एज एमसीक्यूज आया करते थे, तो आपके भी सेल्फ बेस्ड एग्जाम में इस पर सवाल आ सकते हैं। और बेटा ध्यान से टेन्योर की बात को समझना, थोड़ा थोड़ा पढ़ा सा इंस्पायर्ड सा टॉपिक लगेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट कहीं सेम बात आप शायद ऑडिट वगैरह के लिए, ऑडिटर के लिए पढ़ा करते थे, उसी से इंस्पायर्ड यहां पर एक लॉ लिखा गया। तो लॉ में करने क्या था, किसी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को किसी भी कंपनी के ऊपर फर्स्ट टर्म अलाउ की जाएगी मैक्सिमम 5 इयर्स की। तो पहली टर्म आपको मिलेगी मैक्सिमम 5 साल। ऑडिटर जैसा ही, पर ऑडिटर से अलग कैसे है, ऑडिटर की टर्म बेटा 5 ही साल होती है, पर यहां पर लॉ मेकर ने कहा मैक्सिमम 5 साल। मतलब अगर कोई कंपनी चाहे वो किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को 2, 3, 4 साल के लिए अपॉइंट कर सकती है, यस, तो आपको एक टर्म 5 साल के लिए अपॉइंट की जाएगी। और जब पहली बार हमें किसी भी पर्सन को अपने यहां इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त करना है, उसका अपॉइंटमेंट एक नॉर्मल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से हो जाएगा, तो हम अपने मेंबर से ओआर पास कराकर उसे अपॉइंट कर सकते हैं। सर उसकी जैसे ही पहली टर्म कंप्लीट हुई, क्या उसे हम एक और टर्म के लिए रीअपॉइंट कर सकते हैं? लॉ ने कहा जी यस, चलो हम आपको 1 मोर टर्म अलाउ तो करेंगे, पर अब की बार आप क्योंकि सेम पर्सन को रीअपॉइंट करवाना चाह रहे हो, आपको अपने मेंबर से पास करवाना पड़ेगा एसआर। एंड ये वाली टर्म भी मैक्सिमम हो सकती है 5 साल। सर जैसी 2 टर्म्स पूरी हुई, क्या तीसरी टर्म के लिए अपॉइंट हो पाएगा? द आंसर इज नो। यहां पर उसे 3 साल का कूलिंग पीरियड लेना पड़ेगा। और ध्यान रखना 3 साल के दौरान वो कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी भी और कैपेसिटी में एसोसिएटेड नहीं रह सकता, तो 3 साल तक कंपनी से आपको कनेक्टेड रहना अलाउड नहीं है। तो लॉ क्या बना, आपको फर्स्ट टर्म अलाउ की जाएगी मैक्सिमम 5 साल की, इसके लिए आपको चाहिएगा ओआर। सेकेंड टर्म के लिए रीअपॉइंट हो सकते हो, पर अब की बार चाहिएगा एसआर, और ये भी मैक्सिमम होगी 5 साल की। कूलिंग पीरियड यहां पर आएगा 3 साल। ऑडिटर से यहां पर अलग कैसे, बच्चा यहां पर पेपर में बहुत मिस्टेक करता है।
ऑडिटर के केस में कूलिंग पीरियड होता है 5 साल का, पर यहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में कूलिंग पीरियड है मात्र 3 साल का। इस चीज को ध्यान रखना। अब एक और सवाल जो पेपर में आ सकता है, सर क्या हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को फर्स्ट टर्म ऑफ 2 इयर्स के लिए अपॉइंट कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 5 साल अलाउड था। उसके बाद सर हम रीअपॉइंट कर रहे हैं, क्या हम उसे रीअपॉइंटमेंट भी 2 साल के लिए फिर से कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिकॉज सेकंड टर्म भी मैक्सिमम 5 साल के अलाउड है। तो सर इसको तो कहीं ना कहीं अभी सिर्फ 4 ही साल हुए हैं, तो क्या इसे फिर से हम बाकी के 6 साल के लिए किसी रिमेनिंग टर्म के लिए अपॉइंट कर पाएंगे? द आंसर इज नो। तो उन्होंने कहा जी पहली टर्म मैक्सिमम 5 साल, आप 1 2 3 4 जितना ऑप्ट करना चाहो। दूसरी टर्म मैक्सिमम 5 साल, उसके बाद कूलिंग पीरियड लेना ही पड़ेगा। मतलब अगर पहली दोनों टर्म्स आपने 2 2 3 3 साल की रखी थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 इयर्स का कूलिंग पीरियड यहां पर आना ही चाहिए। ये चीजें बेटा एमसीए ने अपने सर्कुलर से भी क्लैरिफाई कर रखे, तो ध्यान रखना 3 इयर्स का कूलिंग पीरियड हैज टू बी कंप्लीटेड। फाइनली 2 नोट छोटे से आ रहे हैं, इनको समझ लेते हैं। पहला नोट क्या कह रहे बेटा, जब भी किसी कंपनी में कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होता है, तो बेटा अपॉइंट होने के बाद वो जिस भी पहली बोर्ड मीटिंग में जाएगा, और उसके बाद जब भी कोई भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा और उसकी पहली बोर्ड मीटिंग में जाएगा, बेटा उस बोर्ड मीटिंग में वो आते ही बताएगा जी चिंता मत करो मैं इंडिपेंडेंट हूं। मतलब वो अपने इंडिपेंडेंट होने का एक डिक्लेरेशन करता है प्रोवाइड। दैट इज जब भी वो पहली बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट होगा, या सॉरी जिस अपॉइंट होने के बाद जो भी पहली बोर्ड मीटिंग में जाएगा, हर साल होने वाली पहली बोर्ड मीटिंग, या जब भी उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के स्टेटस में बदलाव आ सकता है, फॉर एग्जांपल शेयर होल्डिंग ऊपर नीचे जा रही है, वो एक डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस करता है प्रोवाइड। ये बात सबसेक्शन 7 से निकल करके आती है, तो एक डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से देना पड़ेगा कि कंपनी चिंता मत करो मैं आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूं। एंड बेटा क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बस इंडिपेंडेंट जजमेंट के लिए आ रहा है, बाकी डायरेक्टर्स के काम पर बस नजर रख रहा है, कंपनी की डे टू डे डिसीजन मेकिंग में वो पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होता। एंड बेटा सेम इज द स्टेटस ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मतलब अगर कोई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, चाहे इंडिपेंडेंट है या नहीं, वो डेली बेसिस पर कंपनी की डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, तो इसलिए लॉ मेकर ने उनको दिया एक सेफ गार्ड। क्या सेफ गार्ड? कि जी अगर आप एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो या आप एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, पर नॉन एग्जीक्यूटिव का मतलब जो इंडिपेंडेंट तो हमेशा नॉन एग्जीक्यूटिव है, पर नॉन एग्जीक्यूटिव में और कौन से आ जाएंगे? जो डायरेक्टर इंडिपेंडेंट नहीं है। पर यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर प्रमोटर या केएमपी है तो ये सेफ गार्ड नहीं मिलेगा। दैट इज ये वाला सेफ गार्ड कब मिलेगा? या तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, या एक ऐसे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो कंपनी के प्रमोटर केएमपी नहीं है, दे आर ओनली लायबल फॉर द एक्ट्स इनकर्ड विद देयर नॉलेज एट्रीब्यूटेबल थ्रू बोर्ड प्रोसेस। मतलब लॉ के अंदर अगर बेटा लॉ मेकर कहीं भी कहते हैं इस काम के लिए डायरेक्टर्स लायबल है, ऑफिसर्स लायबल हैं, तो नॉर्मली सारे डायरेक्टर वहां पर लायबल हो जाएंगे, पर क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इनको हटाते हुए बाकी के जितने भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, बेटा ऐसे डायरेक्टर डे टू डे डिसीजन मेकिंग में एक्चुअली इन्वॉल्व नहीं होते। तो अगर ये लोग ये साबित कर दें कि जी डायरेक्टर्स ने आज जो डिसीजन लिया था उसमें हमारा कोई रोल नहीं था, हम वहां पर उस बोर्ड मीटिंग में गए ही नहीं थे, या गए थे हमने अगेंस्ट में वोट डाला, दैट इज वो हमारा उस डिसीजन मेकिंग से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो लोग कंपनी के अंदर डिफॉल्ट होने के केस में बच जाएंगे, जो होना भी बड़ा जरूरी है। बिकॉज बेटा अवनीश अगर लेट सपोज कहीं भी काम कर रहे हैं और वो सिर्फ एक कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कभी कभी जाकर बाकी डायरेक्टर्स के काम पर नजर रखते हैं, तो ऐसे केस में कंपनी के हर फ्रॉड वगैरह के लिए उनकी लायबिलिटी नहीं आनी चाहिए, वरना लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनते हुए डरेंगे। तो लॉ मेकर ने क्या कह दिया, अगर आप ये साबित कर दो कि उस डिसीजन मेकिंग में आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो आपको लायबल नहीं ठहराया जाएगा। और वो आप साबित कैसे करोगे? एट्रीब्यूटेबल थ्रू बोर्ड प्रोसेस। सर एट्रीब्यूटेबल थ्रू बोर्ड प्रोसेस मतलब थोड़ा यहां पर आपकी बचपन की एक और नॉलेज काम आएगी। बचपन में आपने एक सेक्शन पढ़ा था 118 जो डील करता था मिनट से, और वो कहता था जी आज अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है तो बोर्ड मीटिंग के भी मिनट्स बनेंगे, और जब भी आप किसी बोर्ड मीटिंग के मिनट्स बनाते हो उसमें आपको 2 बातें लिखना बड़ा जरूरी होता है। पहला, कौन कौन सा डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट था, तो बेटा एक तो हमें उससे पता चल जाएगा कौन मीटिंग में नहीं आया, और दूसरा बेटा जो भी डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट थे, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स में एक बात हमें और खास लिखनी पड़ती है कि किसी भी डिसीजन पर किस किस डायरेक्टर ने अगेंस्ट में वोट डाला था। बेटा ये चीजें बोर्ड मीटिंग के मिनट्स में हमेशा लिखी जाती हैं, और यहीं से वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर साबित करेगा कि जी मेरा कंपनी की डिसीजन मेकिंग में ऐसा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। आई होप बेटा बचपन की भी ये बातें आपने कनेक्ट करी हो, एंड आई हैव ट्राइड कि मिनिमम टाइम में इस टॉपिक को हम कवर कर पाए, बिकॉज रेगुलर क्लासेस में बहुत समय लेता है, बट हमने जितना भी लॉ था बेटा लॉजिकली सारी बातें यहां पर डिटेल में कवर करी है, कोई भी सवाल आपको पेपर में दिक्कत नहीं देगा। तो बेटा इस सेक्शन में 4 बातें आपको समझाई, मिनिमम मैक्सिमम डायरेक्टर, मैक्सिमम 15, इंक्रीज करने के लिए एसआर, सेक्शन 8 कंपनी गवर्नमेंट कंपनी पर लॉ नहीं लगता, विमेन डायरेक्टर का लॉ लगेगा लिस्टेड कंपनियां, कोई भी कंपनी जिसकी पीटी है 100-300, वैकेंसी 3 महीने इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में फिल होगी, नई नई कंपनी 6 महीने में फिल करेंगे। हर कंपनी में एक रेजिडेंट डायरेक्टर होगा जो उस साल कम से कम 182 दिन इंडिया में रहे, पहले साल के लिए प्रोपोर्शनेट रिक्वायरमेंट चेक होगी, और फाइनली लॉ आया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की हर लिस्टेड कंपनी में 1/3 होनी चाहिए। बाकी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पीएलटी 10-50-100 है, 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। किसी लॉ की वजह से हायर चाहिए तो हायर अपॉइंट करेंगे, जेबी वॉज डॉर्मेंट एग्जाम्प्ट हो जाती है, किसे इंडिपेंडेंट माना जाएगा सबसेक्शन 6 ने आपको समझाया, आपका टेन्योर क्या होगा और आपको एक डिक्लेरेशन देनी है, यही सारी बातें बेटा इस सेक्शन की आपने कवर करी। आई होप दिस एंटायर टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन।
चलिए चलते हैं फिर आगे, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। अब बेटा आगे जाने से पहले हमने जितने भी टॉपिक्स यहां तक पढ़े हैं या जो सेक्शन 149 पढ़ा है, एक बार इसके एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो आएंगे बेटा फटाफट से इसके एमसीक्यूज पर। आप अपनी एमसीक्यू बुकलेट ओपन कर लीजिए। एमसीक्यू से टॉपिक आपके काफी ब्रशअप होते हैं बेटा। एमसीक्यू इसलिए सॉल्व करना जरूरी है बिकॉज उससे आपको ना एक सेक्शन की प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी एग्जामिनेशन स्टैंड पॉइंट से समझ में आ जाएगी। तो आते बेटा फटाफट से और एमसीक्यू सॉल्व करना करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला एमसीक्यू, द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन ओपीसी प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी आर 1 2 3। आगे कह रहे पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर और डायरेक्टर होने चाहिए? डायरेक्टर मेंबर होते हैं 7 पर डायरेक्टर होते हैं 3। विदाउट सीकिंग एनी अप्रूवल मैक्सिमम डायरेक्टर एक कंपनी के बोर्ड पर कितने हो सकते हैं? 15। आगे कह रहे जी, वेस्टर्न डेवलपर्स लिमिटेड अ कंस्ट्रक्शन कंपनी इज हैविंग इट्स ऑपरेशंस स्कैटर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट वांट्स टू अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स ऑन इट्स बोर्ड, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो बड़ा उसे अपने बोर्ड पर 15 से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करने, क्या कर पाएगी? उसके लिए ओआर पास करेंगे, एसआर पास करेंगे, सीजी का अप्रूवल, एनसीएलटी का एसआर पास करेंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है, 13 डायरेक्टर उसके बोर्ड पर है और उसे अपने टोटल डायरेक्टर बढ़ा करके करने हैं 17। तो बड़ा क्या टोटल डायरेक्टर की स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए एसआर चाहिए या ओआर चाहिए या सीजी का अप्रूवल चाहिए? या बड़ा 15 से ज्यादा डायरेक्टर वो बिंदास अपॉइंट कर पाएगी बिकॉज ये एसआर वाला लॉ एक गवर्नमेंट कंपनी पर एप्लीकेबल है ही नहीं। एवरी कंपनी शैल हैव अ मैक्सिमम ऑफ 15 डायरेक्टर्स ऑन इट्स बोर्ड। उससे ज्यादा अपॉइंट करने के लिए एसआर चाहिए होता है, पर ये वाली रिक्वायरमेंट एसआर की कौन सी कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं है? सेक्शन 8 गवर्नमेंट, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। आगे कह रहे जी, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ओपीसी। ध्यान रखना बेटा, ओपीसी में मेंबर हमेशा एक ही होगा, पर क्या डायरेक्टर एक ही होगा? नहीं, मिनिमम डायरेक्टर एक होना चाहिए, मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, पर मैक्सिमम 15 को भी आप इंक्रीज कर सकते हो आफ्टर पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। रेगुलेशन 78 ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना, इंटरेस्टिंग है। एक कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि कंपनी के बोर्ड पर मैक्सिमम 13 ही डायरेक्टर आएंगे। तो कंपनी ने अपने आर्टिकल में लिखकर एक इंटरनल रेगुलेशन बना दी कि मेरे बोर्ड पर मैक्सिमम 13 डायरेक्टर आ सकते हैं, पर बेटा अब कंपनी 17 डायरेक्टर अपॉइंट करना चाह रही है। क्या ऐसा हो पाएगा? बेटा एक चीज आपको पता है, 17 डायरेक्टर का मतलब है 149 की 15 की लिमिट से ज्यादा, तो इसके लिए एसआर चाहिए। पर बड़ा ध्यान रखना, यहां पर कंपनी का काम क्या सिर्फ एक एसआर से चलेगा? नहीं, क्योंकि आप 149 की लिमिट टपा रहे हो, वो वाला एसआर भी पास करोगे, पर साथ ही साथ क्या कंपनी को पहले अपने आर्टिकल्स ऑल्टर करके आर्टिकल्स में भी लिमिट बढ़ानी पड़ेगी? यस। और आर्टिकल ऑल्टर करने के लिए भी कंपनी को चाहिए होता है एसआर एज पर सेक्शन 14 ऑफ द कंपनीज एक्ट। इसलिए यहां पर कंपनी आपको 2 एसआर पास करने पड़ेंगे। पहले आप आर्टिकल्स को ऑल्टर करिए एंड देन उसके बाद 15 की लिमिट टपाने के लिए फिर से आप पास करेंगे एसआर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आगे जी, देयर आर 15 डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड ऑफ शेमारू एंटरटेनमेंट लिमिटेड, कंपनी इंटेंड्स टू अपॉइंट मिस्टर शेखर ऑन द बोर्ड एज एडिशनल डायरेक्टर। अब बेटा एडिशनल डायरेक्टर क्या होता है सीखेंगे, इसी चैप्टर में एक सेक्शन आएगा 161। ध्यान रखना, एडिशनल डायरेक्टर किसी भी कंपनी के बोर्ड पर अपॉइंट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बेटा जो सेक्शन 161 आएगा वो आपको सिखाता है कि कंपनी में कभी कभी डायरेक्टर्स को एक अधिकार होता है कि वो भी कुछ डायरेक्टर्स को बोर्ड पर अपॉइंट कर सकते हैं। मतलब नॉर्मली बेटा किसी भी कंपनी के बोर्ड पर डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करते हैं? मेंबर्स। नॉर्मल राइट तो हमेशा मेंबर का है, पर एक्सेप्शनल केसेस में कभी कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद से एक डायरेक्टर ला सकते हैं, उसके लिए एक सेक्शन 161 आता है। अब ये पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं, कंपनी के बोर्ड पर ऑलरेडी 15 डायरेक्टर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक एडिशनल डायरेक्टर लाना चाह रहे हैं। तो बड़ा पहले तो ये 15 की लिमिट टपाने के लिए एसआर चाहिएगा, फिर वो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने का जो भी प्रोसीजर होता होगा 161 में वो कंप्लाई करना है। इसलिए यहां पर आंसर क्या आएगा, पहले 15 की लिमिट बढ़ाने के लिए आप एसआर पास करेंगे और उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिस्टर शेखर को अपॉइंट करने के लिए एक एडिशनल डायरेक्टर करेंगे अपॉइंट। बाजू में आप लिख सकते हो रेफर सेक्शन 161। अगला है जी, एबीसी लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें 14 डायरेक्टर्स आ रहे हैं। दे आर विलिंग टू अपॉइंट 2 more डायरेक्टर्स इन द कंपनी टू इनेबल इफेक्टिव मैनेजमेंट। मिस्टर एक्स टीम एमडी ऑफ द कंपनी इज ऑफ द व्यू दैट 2 और डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए एसआर चाहिए। बताइए क्या एसआर चाहिएगा? नहीं, गवर्नमेंट कंपनी इस मैक्सिमम डायरेक्टर की लिमिट से एग्जम्प्ट है। आगे कह रहे हैं, इन एडिशन टू अ लिस्टेड कंपनी विच अदर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट विमेन डायरेक्टर। बेटा कोई भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पीटी कितनी थी? 100-300। बेटा कोई भी कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल है 100 करोड़, कंपनी जिसके टर्नओवर है 300 करोड़, कंपनी मीटिंग बोथ दी पैरामीटर्स या कंपनी मीटिंग एनी ऑफ दी पैरामीटर। बेटा एनी ऑफ दी पैरामीटर। In compliance to the Companies Act, at least one women director shall be on the board of a class or class of companies as may be prescribed. Miss Ria is keen to hold the office of women director in a company. She has selected some companies in which there is a vacancy for the women director. Advise Miss Ria in selecting the companies which are mandatorily required. तो बेटा रिया जी को ओपिनियन देना है, इनमें से कौन सी कंपनीज पर विमेन डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है। पीक्यूआर लिमिटेड जो अनलिस्टेड है पर पेड अप कैपिटल 150 करोड़ है। बेटा पेड अप कैपिटल 150 करोड़ है, इस पर तो एप्लीकेबल है। आगे कह रहे हैं लिस्टेड कंपनी है, कुछ देखने की जरूरत नहीं, लिस्टेड कंपनी में तो हमेशा चाहिए। या एक अनलिस्टेड कंपनी है जिसकी टर्नओवर 300 है, यस, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। आगे कह रहे हैं भाई
टर्नओवर ऑफ XYZ लिमिटेड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल इज 400 करोड़ एंड इंटरमीडिएट वैकेंसी ऑफ द वेमेंट डायरेक्टर अराइजेस ऑन 15 जून। बेटा 15 जून को एक वैकेंसी अराइज हुई है, इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग आई है 14 अक्टूबर। वैकेंसी कब तक फिल होनी चाहिए, ध्यान रखना बेटा, 3 मंथ्स और इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। तो 15 जून में अगर 3 महीने काउंट करेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर, तो बेटा या तो ये वैकेंसी फिल होती 14 सितंबर तक, या इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग आई है 14 अक्टूबर विच एवर इज लेटर। तो आंसर क्या हो जाएगा 14 अक्टूबर। आगे कह रहे भाई फ्रेश स्टार्ट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है 1 फरवरी को, पेड अप कैपिटल इसकी आ रही है 150 करोड़। इसे विमेन डायरेक्टर का लॉ कंप्लाई करने के लिए कितना समय मिलेगा, 6 महीना। नई नई कंपनी को 6 महीने का समय मिलता है। आगे कह रहे भाई श्रुति वॉज ऑक्यूपाइंग द ऑफिस ऑफ विमेन डायरेक्टर, ऑफिस में वैकेंसी आ गई 17 मार्च को, और इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कंपनी ने 30 अप्रैल को बुला ली। तो बेटा क्या 30 अप्रैल, 1.5 महीने के भीतर जो बोर्ड मीटिंग आई है, क्या उसी में विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी है? नहीं, यहां पर बेटा इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या 3 मंथ्स, तो यहां पर अगले 3 महीने में आप कोई बोर्ड मीटिंग करके विमेन डायरेक्टर को करेंगे अपॉइंट। 3 महीने काउंट करेंगे तो अप्रैल मई जून, तो बेटा यहां पर 16 जून तक विमेन डायरेक्टर अपॉइंट हो सकती है। आगे रेजिडेंट डायरेक्टर किसे माना जाएगा, जो कम से कम 182 दिन इंडिया में रहे, कब, इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर या ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। कंफर्ट मैकेनिकल प्रोडक्ट्स लिमिटेड विद रजिस्टर्ड ऑफिस इन राजेंद्र नगर, न्यू दिल्ली, 3 डायरेक्टर आ रहे हैं, नेमली मिस्टर फर्स्ट, मिस्टर सेकंड एंड मिस थर्ड, who often visit foreign countries in order to develop and secure business opportunities for the company on sustainable basis. One of the legal requirements for an Indian company is that at least one of the director must stay in India for a specified period to reckon as resident director. तो बेटा कम से कम एक डायरेक्टर को रेजिडेंट रहना पड़ेगा फॉर दी फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो बेटा 21-22 में किसी को भी रेजिडेंट कब माना जाएगा, तो बेटा उसके लिए आप उसका कब का स्टे चेक करोगे, पीरियड स्पेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 20-21 में रहना पड़ेगा, या बेटा 50% टाइम देखेंगे 19-20 का, 50% देखेंगे 20-21 का, 50% टाइम देखेंगे 20-21 का, 50% टाइम देखेंगे 21-22 का, या पूरा ही स्टे देखेंगे 21-22 का। तो 21-22 वाले साल में कम से कम 182 दिन आपको इंडिया में रहना पड़ेगा। न्यूबॉर्न लिमिटेड बेटा इनकॉर्पोरेट हुई है 1 नवंबर 2019 को, नई नई कंपनी है, तो बेटा इसका पहला फाइनेंशियल ईयर 1 नवंबर से लेकर जाएगा 31 मार्च। तो इसमें रेजिडेंट डायरेक्टर का स्टे कितने दिन का देखना होगा, तो ध्यान रखना बेटा 182 डेज के लिए आप स्टे देखते हो, सॉरी 365 डेज के लिए आप स्टे देखते हो, 182 डेज का, तो पहले फाइनेंशियल के लिए आप इसे प्रोपोर्शनेटली चेक कर लेना। और ध्यान रखना क्योंकि यहां पर बात 19-20 वाले साल की हो रही है, तो क्योंकि 2020 एक लीप ईयर था, तो यहां पर 365 की जगह हमने किससे डिवाइड कर दिया, 366। अगर आपके पेपर में 2024 का सवाल आ जाए, जो आ सकता है, तो ध्यान रखना बेटा 24 भी आपका लीप ईयर होता है, तो अगर 23-24 का ससवाल है, वहां पर डिवाइड आप 366 से कर देना, तो 182 डिवाइडेड बाय 366 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ डे नवंबर से लेकर मार्च तक बनते हैं 152। तो यहां पर आपको कम से कम 76 डेज इंडिया में रहना पड़ेगा। ये आ गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जनवरी 2020 को, तो इस केस में कंपनी का पहला फाइनेंशियल ईयर लगभग 15 महीने का हो जाएगा। तो 366 डेज के केस में अगर आपको 182 दिन इंडिया में रहना था, तो 456 डेज के केस में आपको 227 दिन इंडिया में रहना पड़ेगा। आते अगले सवाल पर। All the 3 directors of Cygnus Wires Limited generally remain out of India for developing connections and securing business opportunities on behalf of the company. However, the company must strictly follow the legal requirement that at least one of the director must stay for the specified statutory period in India to reckon as resident director for the financial year 18-19। तो बड़ा कौन से साल का स्टे देखना है, सेम ही क्वेश्चन आ गया बेटा, आपको स्टे देखना पड़ेगा 18-19 का ही। आगे कह रहे जी XYZ एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसकी पेड अप कैपिटल है 10 करोड़, कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड पर चाहिए? लिस्टेड कंपनी को तो हमेशा इंडिपेंडेंट चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ पीएलटी, और क्योंकि इसके बोर्ड पर टोटल 13 डायरेक्टर्स है, 1/3 इंडिपेंडेंट होने चाहिए क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी है। 1/3 करेंगे तो आंसर आ रहा है 4.33। सेक्शन ने कुछ नहीं बताया तो राउंडिंग ऑफ कैसे होगा, हायर। प्रभात डेयरी लिमिटेड फिर से एक लिस्टेड कंपनी है एंड 10 डायरेक्टर्स उसके बोर्ड पर है। आपको बताना है जी उसे मिनिमम कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे। फर्दर अगर ये एक प्राइवेट कंपनी होती तो कितने करने होते हैं? तो बेटा क्योंकि 10 डायरेक्टर्स बोर्ड पर है, तो 10 के केस में आपके 1/3 इंडिपेंडेंट होने चाहिए। 1/3 मतलब 3.33, राउंड ऑफ करेंगे तो 4। और अगर ये प्राइवेट होती, ध्यान रखना बेटा प्राइवेट कंपनी की पीएलटी जो मर्जी हो, उस पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का लॉ अप्लाई ही नहीं करता। आगे कह रहे भाई XYZ लिमिटेड कंपनी नीड्स टू अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। कंपनी हैज अ गोल्ड ज्वेलरी बिजनेस। कंपनी शॉर्टलिस्टेड मिस्टर बजाज, मिस्टर धर्मदास एंड मिस्टर अनमोल पारेख फॉर द वेकेंट पोस्ट। तो आज कंपनी को एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत थी। कंपनी के पास 3 चॉइस है, बजाज जी की, धर्मदास जी की एंड अनमोल पारेख की। तीनों का डेटा आपको दिया गया। मिस्टर बजाज वॉज द ऑडिटर ऑफ सब्सिडरी ऑफ XYZ लिमिटेड बट ही रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट 2 years ago। बेटा बहुत ही बारीक सा पॉइंट है। मिस्टर बजाज
एम्प्लॉय प्रोप्राइटर या पार्टनर रहे थे एक ऐसी ऑडिट फर्म के जिसने ऑडिट किया था कैश का, कंपनी का तो नहीं किया पर कंपनी की सब्सिडरी दैट इज एस, कैश का उन्होंने ऑडिट किया था। और ये वाला पॉइंट ध्यान रखना बेटा, क्लॉज ई में आता है, वहां पर हम 2 साल देखते हैं, 3 साल, 3 साल। तो क्योंकि वो अभी 2 साल पहले ऑडिटर रहे थे, क्या वो इस वाले पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं? द आंसर इज नो। तो मिस्टर बजाज आप तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाओगे। तो बहुत ही बारीक से पॉइंट को यहां पर चेक किया जा रहा है। तो बड़ा बजाज तो यहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। धर्मदास जी इसके लिए बताया गया, मिस्टर धर्मदास हु इज अ प्रोफेशनल गोल्डस्मिथ और उनका एक्सपीरियंस है मोर देन 20 इयर्स का, इनको अपॉइंट कर सकते हैं, और कुछ दिया नहीं गया, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, कर देंगे। मिस्टर अनमोल पारेख जिनका पेक्यूनरी रिलेशन था प्रमोटर के साथ 3 साल पहले तक, ध्यान रखना बेटा, क्लॉज सी और डी में हम अवनीश और उनके रिलेटिव का पेक्यूनरी रिलेशन देखते थे, पर कितने साल का? 2 साल। तो इनका पेक्यूनरी रिलेशन क्योंकि 3 साल पहले था, तो बड़ा इसलिए ये क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं? बन सकते हैं। तो बड़ा वो 2-3 साल वाला लिमिट को यहां पर चेक किया, तो आंसर क्या आ जाएगा? धर्मदास एंड मिस्टर अनमोल पारेख। अगला सवाल कह रही थी, एक्सवाइजेड लिमिटेड एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसकी पेड अप कैपिटल आ रही है 20 करोड़ की 31 मार्च, टर्नओवर है 150 करोड़ की, लिस्टेड कंपनी आपको दी गई है, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है 13। तो बड़ा पीएलटी हमें चेक ही नहीं करनी, लिस्टेड है, टोटल डायरेक्टर्स 13 हैं, तो यहां पर 1/3 आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो बड़ा 1/3 का मतलब फिर से कितना आ जाएगा? 4 पॉइंट समथिंग, आंसर आ जाएगा 5। आगे कह रहे हैं भाई, मिस फॉर्च्यून लिमिटेड एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, टर्नओवर 150 करोड़ की थी पिछली बैलेंस शीट में, कंपनी के बोर्ड पर 7 डायरेक्टर है, कंपनी हैज ऑब्टेन्ड द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। तो बड़ा कंपनी ने आज डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ऑब्टेन कर लिया। ध्यान रखना, डोरमेंट कंपनी पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का लॉ लगता ही नहीं, तो यहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। आगे कह रहे भाई, सिस्का एलईडी लिमिटेड एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी है विद 8 डायरेक्टर्स ऑन इट्स बोर्ड। तो बड़ा एक लिस्टेड कंपनी दी गई है, 8 डायरेक्टर है, कंपनी हैज फर्दर कॉन्स्टिट्यूटेड एन ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शन 177, और बड़ा ऑडिट कमेटी पर उसने 6 डायरेक्टर्स अपॉइंट किए। बड़ा जब सेक्शन 177 हम पढ़ेंगे, हम सीखेंगे, अगर ऑडिट कमेटी पर 6 डायरेक्टर्स है तो उसमें मेजॉरिटी दैट इज 4 कम से कम इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो बड़ा इस कंपनी में इवन दो टोटल डायरेक्टर्स तो आपके आ रहे हैं 8, अगर हम 8 का 1/3 कर देखें तो हमारा 3 डायरेक्टर से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने से काम चल जाता, पर क्योंकि बेटा यहां पर हमारे केस में ऑडिट कमेटी की वजह से हायर नंबर अपॉइंट करने के रिक्वायरमेंट है, तो यहां पर सेक्शन 149 में भी हमें कितने इंडिपेंडेंट अपॉइंट करने पड़ेंगे? 4। अगला कह रही, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग। एन अनलिस्टेड जॉइंट वेंचर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बॉस में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आज बेटा अगर अनलिस्टेड कंपनी डोरमेंट है तब भी नहीं चाहिए, तो बेटा इसमें से किसी भी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं चाहिए, सारी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। फर्दर कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हु वाज टेंडर्ड रेजिग्नेशन फ्रॉम द बोर्ड शैल बी रिप्लेस्ड बाय न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विद इन हाउ मच पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन। तो बेटा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की वैकेंसी हम कितने साल टाइम में फिल करते हैं? 3 मंथ्स और इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग व्हिचएवर इज लेटर, तो आंसर आ जाएगा यहां पर 3 मंथ्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है, टर्नओवर ऑफ सेरा लिमिटेड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल इज 600 करोड़। इंटरमिटेंट वैकेंसी 15 जून को राइज हुई और इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग 17 सितंबर को है। तो बड़ा 15 जून से अगर हम 3 महीने काउंट करें, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो बड़ा 14 सितंबर या इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर, तो यहां पर भी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की वैकेंसी कब तक फिल कर सकते हैं? 17 सितंबर तक। सारथी was occupying the office of intended director in CSEC Limited, but due to his sudden death on 17 अप्रैल 2021, the intermittent vacancy so occurred। तो बड़ा 17 अप्रैल को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऑफिस में वैकेंसी आई, इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग 30 अप्रैल को आ गई। तो बड़ा यहां पर हमें कब तक फिल करनी पड़ेगी? 3 महीने का समय मिलेगा, मई, जून, जुलाई। तो बड़ा यहां पर आप 16 जुलाई तक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की वैकेंसी फिल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं भाई, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एचसीक्यू फार्मा लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ ये लिस्टेड है। डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी चाहते हैं मिस्टर संजय को, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी वांट टू अपॉइंट मिस्टर संजय हु इज मैनेजिंग पार्टनर ऑफ संजय एंड एसोसिएट्स एलएलपी फर्म ऑफ लॉयर्स एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो बड़ा कंपनी को एक लीगल एडवाइस देने वाली फर्म है, कोई ऑडिट फर्म नहीं है, लीगल एडवाइस देने वाली फर्म है, उस फर्म के एक पार्टनर है मिस्टर संजय, और कंपनी मिस्टर संजय को अपने यहां इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहती है। मिस्टर संजय इज एक्टिंग लीगल एडवाइजर टू जेनेसिस लैबोरेटरी लिमिटेड, एसोसिएट कंपनी ऑफ द कंपनी। और बेटा ये लीगल फर्म कंपनी की एसोसिएट दैट इज कैश को एडवाइजरी दे रही है। और बेटा संजय जी ने यहां पर फीस कितनी चार्ज करी? तो बेटा पिछले साल संजय एंड एसोसिएट्स की टोटल टर्नओवर 45 करोड़ थी, उसमें से उन्होंने कैश को कोई एडवाइजरी दी नहीं, कोई फीस आई ही नहीं, पर उससे पिछले साल में 50 करोड़, जिसमें से 10 करोड़ दैट इज 20% ऑफ द फीस कैश से आई। उससे पहले 40 करोड़ में से मात्र 2 करोड़ 5% ऑफ द फीस कैश से आई। तो बेटा हमने पॉइंट क्या पढ़ा था? आप एम्प्लॉय प्रोप्राइटरी पार्टनर ऑडिट फर्म में तो हम कुछ देखते नहीं थे, पर अगर किसी दूसरी लीगल कंसल्टिंग फर्म की हो जिसने पिछले 3 सालों में कभी भी 10% ऑफ द इनकम अगर कैश से रिसीव करी है, आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। तो यहां पर भी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। रीजन क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर हो जाएगा करेक्ट, बिकॉज स्पेसिफाइड परसेंटेज 10% से ज्यादा आपकी फर्म को रेवेन्यू मिला है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म अप टू डैश ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स 4 या 5, बेटा 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक की टर्म आपको अलाउड है। आगे कह रहे जी मैक्सिमम कितनी टर्म्स अलाउड है, 2, और हर टर्म मैक्सिमम कितनी हो सकती है 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स की। आगे कह रहे जी एबी इंस्टीट्यूट इज ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेंटेन द डेटा बैंक ऑफ प्रीसीडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बेटा पढ़ लेंगे डेटा बैंक क्या होता है। इंस्टीट्यूट हैज प्रिपेयर्ड 32 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हु कैन बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी। तो बेटा हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सरकार ने एक इंस्टीट्यूट को जिम्मेवारी दी हुई है कि आप ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का एक डेटा बैंक करेंगे तैयार। बेटा वो रिक्वायरमेंट इसी से अगले सेक्शन में हम सीखेंगे 115 में। आगे कह रहे जी इन्फोलाइन कंपनी वांट्स टू अपॉइंट 3 डायरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा। कंपनी डिसाइडेड टू अपॉइंट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन 9th of May 2017। द नेक्स्ट जनरल मीटिंग इज ऑन May 18। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट। तो बेटा पहली बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने का प्रोसेस क्या है, बोर्ड मीटिंग में अप्रूव करेंगे काम चल जाएगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अप्रूवल आपको जनरल मीटिंग में लेना पड़ेगा। अप्रूवल कंपनी को बिफोर जनरल मीटिंग में 17 में लेना पड़ेगा, या अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी विद इन 3 months ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। बड़ा ध्यान रखना आपको ओआर पास करना पड़ेगा, तो अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग, या अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी बिफोर जनरल मीटिंग में बाय May 18। तो ध्यान रखना पड़ेगा यहां पर आपको पहले जनरल मीटिंग का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट होने से पहले अप्रूवल लेना है, उसके बाद जनरल मीटिंग आ रही है और आप अप्रूवल लोगे तो आपका काम यहां पर नहीं चलेगा। एक सेकंड दीजिएगा बेटा, मैं पानी पी लूं जरा। चलिए बेटा चलते हैं फिर आगे। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है। मिस्टर रिजवान इज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ डेस्टिनेशंस लिमिटेड। ही वाज इनिशियली अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 4 years। His term as independent director will soon completed and company intends to reappoint। तो बेटा क्या इनको रीअपॉइंट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। सेकंड टर्म जो होगी मैक्सिमम 5 साल की, उसके ध्यान रखना, और उस केस में आपको क्या पास करना पड़ेगा, एसआर। तो बेटा आपको एसआर पास करना है, और मैक्सिमम टर्म कितने साल के अलाउड हो जाएगी, 5 साल। आते हैं अगले सवाल पर। रुद्राक्ष कंप्लीटेड हिज 2 terms of 5 consecutive years as independent director on the board of HAL Limited। On completion of his 2 terms, he retired from the office and was not associated with the company for next 3 years। तो बेटा 2 टर्म कंप्लीट कर ली, उसके बाद 3 साल का कूलिंग पीरियड भी इन्होंने कंप्लीट कर लिया, और अब नए सिरे से वो उन्हें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद पर अपॉइंट करना चाह रहे हैं। ध्यान रखना बेटा यहां पर आपका काम किससे चल जाएगा, ओआर। फर्स्ट टर्म में ओआर पास हुआ होगा, सेकंड में एसआर पास हुआ होगा। 3 साल की कूलिंग पीरियड के बाद जब आप उन्हें अपॉइंट कर रहे हो तो नए सिरे से नया लॉ लगेगा, तो यहां पर आपका काम किससे चल जाएगा, ओआर से। इसके बाद बड़ा क्वेश्चन 37 आ रहा है, क्या कह रहे भाई। मैसर्स बोश एंड लॉरेंस लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी हैज अ पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ 11 करोड़। तो बड़ा एक अनलिस्टेड कंपनी है, पीएलटी 10 50 100 से टप गई। मिस्टर रॉबर्ट वाज अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एट द एजीएम हेल्ड ऑन 29 सितंबर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year। तो बड़ा उनको हमने सिर्फ 1 साल के लिए अपॉइंट किया, ठीक है। उसके बाद फिर अगली एजीएम में उनको फिर से अपॉइंट किया गया, पर अब की बार 2 साल के लिए अपॉइंट कर दिया। तो फर्स्ट टर्म 1 साल की थी, दूसरी टर्म 2 साल की थी। एग्जामिन अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट दैट फॉर हाउ मेनी ईयर्स ही कैन अगेन बी अपॉइंटेड। बेटा क्या वो फिर से अपॉइंट हो पाएंगे, हो ही नहीं पाएंगे, तीसरी टर्म के लिए अपॉइंट करना अलाउड ही नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं मिस्टर मूर्ति इज सर्विंग हिज सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ मदरसन सुमी लिमिटेड। कंपनी इज रियली हैप्पी विद द इंडिपेंडेंट जजमेंट ही ब्रिंग्स। तो बड़ा सेकंड कॉन्सेक्यूटिव टर्म सर्व कर रहे हैं और कंपनी काफी खुश है, थर्ड टर्म के लिए अपॉइंट करना चाह रही है। बड़ा कंपनी अपॉइंट कर ही नहीं पाएगी। आपको अगर उन्हें अपॉइंट करना है तो पहले 3 साल का कूलिंग पीरियड आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। आगे कह रहे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर रिक्वायर्ड टू होल्ड एटलीस्ट डैश मीटिंग्स इन अ फाइनेंशियल ईयर। बड़ा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को साल में कम से कम एक बोर्ड मीटिंग करनी होगी जिसमें बाकी डायरेक्टर्स ना आए। वो शेड्यूल 4 का एक सवाल है, पेपर में आने के चांसेस कम है, चलो फिर भी हमने डिस्कस किया। अगला पॉइंट कह रहे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कंपनी किस किस तरीके से पे कर सकती है, क्या सिटिंग फीस बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए पे सकती है, यस। बेटा किसी भी कंपनी को अपने डायरेक्टर्स को बोर्ड मीटिंग में आने का खर्चा रिइंबर्स करना अलाउ होता है, और इसी से थर्ड चैप्टर ऑफ डायरेक्टर्स में सीखेंगे सिटिंग फीस कितनी पे करना अलाउड होता है, मैक्सिमम 1 लाख पर मीटिंग पर डायरेक्टर। तो वो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी पे कर सकते हैं। क्या प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन या सैलरी पे कर पाओगे, बिल्कुल, पर क्या ईसॉप पे कर पाओगे, द आंसर इज नो। तो आंसर आ जाएगा जी ए एंड बी। इस तरीके से आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पे कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट ऑल द एमसीक्यूज ऑफ आपके सेक्शन 149। अब बेटा आपके पेपर की एक इंपॉर्टेंट बात, सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन बेस्ड पेपर जरूर है, और उसमें आपको इसी टाइप के सवाल पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर आप ये सारे एमसीक्यू सॉल्व कर पाए कोई दिक्कत नहीं, बट डोंट बी सरप्राइज बेटा, अगर आप सेंटर पर पेपर देने जा रहे हो, आपके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन आई और आपने स्क्रीन ओपन करी, एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करा, और सामने आ गए इस टाइप के केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज। दैट इज कि आपको एक लंबी चौड़ी केस स्टडी बनाकर उस पर बेस्ड भी एमसीक्यू दिए जा सकते हैं, बेटा पॉसिबल है।
तो क्या केस स्टडी बेस्ड लंबे चौड़े एमसीक्यूज भी आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं? यस। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको सरप्राइज ना करे, तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम यहां पर करने वाले हैं। तो आ जाते हैं बेटा इसी चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यूज के लास्ट में, जहां पर आपको कुछ केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो आएंगे बेटा बिल्कुल एंड में। वहां पर अभी केस स्टडी फर्स्ट तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सेकंड वाला भी अभी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, थर्ड वाला हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा थर्ड वाले पर आ जाइए, बाकी ये जो फोर्थ वाला है ये हम सॉल्व अभी नहीं कर पाएंगे। तो यस, थर्ड केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज वी कैन सॉल्व। तो आप आएंगे अपनी एमसीक्यू बुकलेट के पेज नंबर 1.22 पर, जहां पर आपको एक केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू देखने को मिल रहा है। अब बेटा अगर आपके पेपर में इस टाइप के केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज आ जाए, तो पहले आप बाकी के सारे स्टैंड अलोन बेस्ड एमसीक्यू जो सिंगल सिंगल क्वेश्चन है, सिंगल आंसर्स है, उनको सॉल्व करिएगा। लास्ट में फटाफट से फिर आप केस स्टडी बेस्ड के लिए समय बचाकर इनको सॉल्व करना। सफिशिएंट टाइम है, पूरी केस स्टडी पढ़कर फिर उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। पर अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है, या आपको लग रहा है ऑलरेडी जी 50 नंबर तो मेरे पक्के हैं, क्यों इतना समय लगाऊं, मैं बहुत बिजी हूं, जाकर के और काम संभाल लें, तो बेटा फिर आप एक काम क्या कर सकते हो, आप सीधे आ सकते हो इनके क्वेश्चंस पर। तो एक शॉर्टकट होता है, कई बार क्वेश्चन और उसके ऑप्शन इस प्रकार के होते हैं कि हमें वहीं से आंसर मिल जाता है, शायद केस स्टडी पढ़ने की जरूरत ना लगे। तो इसलिए वही शॉर्टकट अपनाते हुए आते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, स्टेट द लीगल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ विमेन डायरेक्टर इन द बोर्ड बाय एसडब्ल्यूडी। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एनी विमेन डायरेक्टर बिकॉज कंपनी लिस्टेड नहीं है। तो बड़ा लिस्टेड नहीं है तो क्या विमेन डायरेक्टर की वैकेंसी नहीं होगी? शायद नहीं। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट विमेन डायरेक्टर बिकॉज कंपनी की पेड अप कैपिटल है 50 करोड़, जो पीटी की जो 100 करोड़ की लिमिट है उससे कम है बिल्कुल। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट बिकॉज उसकी टर्नओवर की लिमिट 300 करोड़ से टप गई, जो एक्चुअली 350 है। तो बड़ा इस रीजन की वजह से तो इसे विमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो चलो यहां हमारा काम चल गया। अगला सवाल क्या कह रहे हैं भाई, द कंपनी इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी इवन देन इट हैज अपॉइंटेड 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। वाई? तो लिस्टेड नहीं है, फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2 अपॉइंट करें, किस वजह से करेंगे? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी रही होगी जिसकी पीएलटी कितनी है? 10, 50, 100। थोड़ा पीएलटी इसकी है 10, 50, 100, इसमें से कोई रीजन तो देख लेते हैं। बाय अपॉइंटिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी को एक्सपर्टीज मिली इसलिए अपॉइंट किया, या कंपनी ने इसलिए अपॉइंट किया बिकॉज इसकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ है, ये तो ठीक है, या अपॉइंटिंग उनको करने से एक बेनिफिट मिला है लीगल एडवाइस का, ये रीजन नहीं है, एंड लास्ट भी रीजन नहीं। तो बड़ा ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो गया, इस वजह से इनको 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़े। आगे कह रहे हैं, इन द अबव केस सुधा वाइफ ऑफ सुकेश द मैनेजिंग डायरेक्टर वाज अपॉइंटेड टू फिल द वैकेंसी ऑफ विमेन डायरेक्टर, वेदर अपॉइंटमेंट ऑफ रिलेटिव ऑफ एमडी टू फिल अप द वैकेंसी ऑफ विमेन डायरेक्टर इज परमिसिबल। चलेगा, विमेन डायरेक्टर कोई भी हो सकती है, इंडिपेंडेंट है या नहीं उससे फर्क हमें नहीं पड़ता। तो यहां पर वो बिल्कुल अपॉइंट हो सकती है, जैसे रिलायंस में नीता अंबानी जी को भी अपॉइंट किया जाता है, तो इसलिए वो भी यहां पर अपॉइंट हो पाएंगे। आगे कह रहे हैं, सुधा बीइंग अ वुमेन डायरेक्टर डिड नॉट अटेंड एनी बोर्ड मीटिंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 में एक भी बोर्ड मीटिंग में गई ही नहीं। सर सुना सुना सा लग रहा है, देखते हैं। हाउएवर शी ऑलवेज सॉट लीव ऑफ एब्सेंस, पर बेटा उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ना सिक लीव मांग ली थी हर बार। Sudha argued that when leave of absence have been sought, she can continue on the board of the women director। तो वो कह रही थी क्योंकि मैं हर बोर्ड मीटिंग में नहीं आई थी, पर मैंने लीव ऑफ एब्सेंस ले लिया था, इस वजह से मैं अपना ऑफिस कंटिन्यू कर पाऊंगी, मुझे ऑफिस वेकेट नहीं करना। बेटा क्या ऑफिस वेकेट करना पड़ जाएगा? आई होप आंसर आपने किया हो। बिल्कुल, बिकॉज सेक्शन 167 क्या कहता है कि आपको अपना ऑफिस वेकेट करना ही पड़ेगा अगर आप 12 महीने तक किसी भी बोर्ड मीटिंग में नहीं गए, इररिस्पेक्टिव आपने लीव ऑफ एब्सेंस लिया था या नहीं। तो बड़ा ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका हो जाएगा करेक्ट। और सर जैसी ये वैकेंसी आएगी हमारी कंपनी में तो कोई विमेन डायरेक्टर ही नहीं बचे, तो हम तो लॉ तोड़ देंगे। नहीं बेटा, क्योंकि आप ये वैकेंसी कब तक फिल कर सकते हो? अगले 3 महीने या इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। थोड़े से पॉइंट्स कनेक्ट करते हैं। सर वैकेंसी फिल करने के लिए क्या करेंगे? नए विमेन डायरेक्टर का कैंडिडेचर वगैरह, तो बड़ा 160 में वो कैंडिडेचर सबमिट कर सकती हैं। क्या यही विमेन डायरेक्टर दोबारा से कैंडिडेचर दे पाएंगे? दे पाएंगे, बिकॉज ये 164 में डिस्क्वालिफाइड नहीं हुई है, तो शी कैन गिव दी कैंडिडेचर। और अगर इनका कैंडिडेचर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से खुद से आगे पेश कर दें तो बड़ा क्या डिपॉजिट की भी रिक्वायरमेंट आएगी? नहीं। आई होप यू आर एबल टू कनेक्ट ऑल दीज डॉट्स, बिकॉज लास्ट की क्लास में हमने सेक्शंस कवर किए थे। चलिए बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट आपकी दिस केस स्टडी। तो जितने भी एमसीक्यूज थे बेटा अभी के लिए आपने सारे किए यहां पर समाप्त। तो सेक्शन 149 अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन बेटा, ये आपने यहां पर कवर किया। थोड़ा 149 और इसके सारे रेलिवेंट एमसीक्यूज हमने यहां पर कवर किए। चलिए बेटा चलते हैं फिर आगे। तो सेक्शन 149 आपने पढ़ लिया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एक लंबा चौड़ा क्राइटेरिया आपने देखा। मन में एक सवाल जरूर आ सकता है, सर लॉ मेकर ने इतना कॉम्प्लिकेटेड सा क्राइटेरिया सेट तो कर दिया, तो अब क्या किसी भी कंपनी जिस पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का लॉ लगता है उसके लिए एक ऐसे इंसान को ढूंढ पाना जो ऐसा क्राइटेरिया सेटिस्फाई करे, क्या वो आसान होने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए बेटा लॉ मेकर ने ही आपका काम कर दिया आसान,
क्योंकि उन्हें पता है हमने कंपनीज के ऊपर लॉ तो बना दिया है, पर कंपनीज के लिए ऐसे लोगों को ढूंढ पाना जो उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने में इंटरेस्टेड हो, कि वो बनना चाहते हैं और इस क्राइटेरिया में भी ना फंसे, तो ऐसे लोगों को सर्च करना बड़ा मुश्किल होगा। दैट इज वाई लॉ मेकर ने इसी से अगला सेक्शन बना दिया, सेक्शन 150, जो आपका डील करता है डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एंड लॉ मेकर कह रहे चिंता करने की क्या जरूरत है, हम बैठे तो हैं, हम आपके लिए एक पूरा का पूरा डेटा बैंक तैयार करने वाले हैं। एंड कोई भी पर्सन अगर किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता होगा, उसे पहले अपना नाम इस डेटा बैंक में दर्ज करवाना पड़ेगा। एक बार नाम डेटा बैंक में दर्ज हो जाएगा तो कोई भी कंपनी उसे पिक करके अपने बोर्ड पर अपॉइंट कर सकती है। पर एक चीज का ध्यान रखना, लॉ मेकर एक केविएट दे रहे हैं जो लॉजिकल भी है। बेटा आज अगर मैं अपना नाम उस डेटा बैंक में दर्ज करा लो, जो भी प्रक्रिया है उसके हिसाब से, और रिलायंस मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद पर पिक करना चाह रही है, क्या रिलायंस मुझे ब्लाइंडली उस डेटा बैंक से पिक करके एज इट इज अपॉइंट कर लेगी, या रिलायंस को खुद से चीज चेक करनी पड़ेगी कि मैं वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करूं? ध्यान रखना, उस पर्सन को अपॉइंट करना और वो ड्यू डिलिजेंस करना कि वो एक्चुअली में इंडिपेंडेंट है, ये तो कंपनी आप ही की जिम्मेवारी है। तो हम आपका काम आसान तो कर रहे हैं, पर अपनी जिम्मेवारी हमारे पर मत छोड़ देना। हम आपके लिए पर्सन ढूंढ कर लाएंगे, पर वो एक्चुअली में इंडिपेंडेंट है या नहीं, उसका ड्यू डिलिजेंस आप खुद से करना। तो आते बेटा सेक्शन 150 पढ़ते हैं। क्या कह रहे भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई एन इंस्टीट्यूट, तो सीजी आज एक इंस्टीट्यूट को डेजिग्नेट करेगी विच विल मेंटेन ए डेटा बैंक ऑफ द पर्संस एलिजिबल एंड विलिंग टू बिकम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और बड़ा सीजी ने एक इंस्टीट्यूट को डेजिग्नेट किया भी है, यही गुड़गांव में मानेसर में वो इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मानेसर। तो बड़ा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसको जिम्मेवारी दी गई है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का डेटा बैंक बनाने की। गूगल पर जाकर आप सर्च करना, इसकी अपनी एक वेबसाइट है, वहां पर डेटा बैंक का पूरा डिटेल भी आ रहा होगा, आपको पता चल जाएगा। तो बड़ा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मानेसर, इसे जिम्मेवारी दी गई है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का एक डेटा बैंक बनाने की। पर जी जो पर्सन आप अपॉइंट कर रहे हो वो एक्चुअली में इंडिपेंडेंट है या नहीं, उसका पूरा ड्यू डिलिजेंस करने की जिम्मेवारी कंपनी आपकी खुद है। अब सवाल उठता है जी, लेट सपोज मैं अपना एग्जांपल लेता हूं कि आज मैं एक सीए हूं, एक टीचर हूं, कॉर्पोरेट लोग अच्छा एक्सपीरियंस रखता हूं, तो मेरे को लगता है जी मेरे पास थोड़ा सा दिन में ना फ्री समय होता है, तो मैं कंपनीज के बोर्ड पर जाकर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूं। ऑब्वियसली अगर मैं उन कंपनीज में इंटरेस्टेड ना हूं, तो क्यों ना मैं भी अपना नाम डेटा बैंक में दर्ज करा लूं, ताकि कंपनीज मुझे अपने बोर्ड के लिए पिक कर पाए, जिसके तहत मुझे कुछ ना कुछ रेम्युनरेशन वगैरह भी मिल जाएगी। तो मैं बड़ी बड़ी कंपनीज के बोर्ड पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह नियुक्त होने में इंटरेस्टेड हूं, और मैं कहीं ना कहीं वो एक्सपर्टीज रखता हूं जो मुझे लगता है, तो क्या मैं भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता हूं? बन पाऊंगा बेटा, पर पहले मुझे अपना नाम इस डेटा बैंक में दर्ज करवाना पड़ेगा। दैट इज, अब डेटा बैंक में नाम दर्ज करवाने की क्या प्रक्रिया है, वो सेक्शन 150 हमें सिखा रहा है, सीखते हैं। तो कह रहे जी, एवरी इंडिविजुअल हु इंटेंड्स टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बिफोर सच अपॉइंटमेंट, तो भाई किसी भी कंपनी पर अपॉइंट होने से पहले, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह अपॉइंट होने से पहले, ये क्राइटेरिया आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्या क्राइटेरिया? आपको अपना नाम डेटा बैंक में दर्ज करवाना पड़ेगा, और नाम दर्ज जब आप करवाने जाओगे तो हर सर आपके पास चॉइस है, आप अपना नाम 1 साल के लिए दर्ज करवा सकते हो, 5 साल के लिए दर्ज करा सकते हो, या लाइफ टाइम के लिए भी दर्ज करवा सकते हो, जब तक आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहना चाहते हो। तो मेरे को लगता है जी मैं अपनी सर्विसेज किसी भी कंपनी को 1 साल तक दूंगा, 5 साल तक या लाइफ टाइम तक, तो अकॉर्डिंगली मैं अपना नाम दर्ज कराऊंगा। नाम दर्ज कराने की कुछ फीस होती है, वो अकॉर्डिंगली बढ़ती जाएगी, तो जितने ज्यादा समय के लिए आप करवाना चाहेंगे फीस बढ़ती जाएगी। तो सर अगर आपने लेट्स सपोज यहां 5 साल के लिए नाम दर्ज करवा दिया, उसके बाद आप क्या किसी भी कंपनी के बोर्ड पर अगर अपॉइंट होना चाह रहे हो, तो क्या आपका नाम दोबारा नहीं आ पाएगा? बेटा बिल्कुल आ पाएगा। दैट इज, अगर मेरा टेन्योर कंप्लीट होने वाला होगा, तो क्या मैं अपने नाम को इस डेटा बैंक पर दर्ज कराए रखने के लिए रिन्यूअल की एप्लीकेशन दे सकता हूं? डेफिनेटली यस। एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल शैल बी गिवन फॉर 1 ईयर 5 इयर्स लाइफ टाइम विद इन 30 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी। तो बेटा एक्सपायर होने से 30 दिन के भीतर भीतर मैं रिन्यूअल की एप्लीकेशन दूंगा। बट नीडलेस टू से, अगर मैंने अपना नाम शुरू में ही लाइफ टाइम के लिए दर्ज करवा लिया था, तो ऐसे केस में रिन्यूअल की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। अगले पॉइंट ने क्या कहा? आज बेटा क्या मैं बिना डिन नंबर ऑब्टेन करे भी अपना नाम डेटा बैंक में दर्ज करवा सकता हूं? हां, तो मैं नाम डेटा बैंक में दर्ज करवाऊंगा। जैसी कोई कंपनी मुझे पिक करने आ रही होगी, क्या उससे पहले मैं अपना डिन नंबर जरूर ऑब्टेन करूंगा? डेफिनेटली यस, बिकॉज बिना डिन के तो मैं डायरेक्टर बनने के लिए सेक्शन 164 में क्या हो जाऊंगा? डिस्क्वालीफाई। तो इसलिए अभी के लिए डेटा बैंक में आप नाम दर्ज करा लो बिना डिन के भी, पर डायरेक्टर बनने से पहले तो आपको डिन ऑब्टेन करना पड़ेगा। और अगले पॉइंट ने क्या कहा? जब भी कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी भी कंपनी को अपनी इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन देता है पहली बोर्ड मीटिंग में, हर साल होने वाली पहली बोर्ड मीटिंग में, तो उस इंडिपेंडेंट की डिक्लेरेशन के साथ साथ वो ये डिक्लेरेशन भी सबमिट करेगा कि कंपनी चिंता मत करो, मेरा नाम डेटा बैंक में दर्ज है। तो ये एक डिक्लेरेशन भी आपको साथ में प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो सर इसका क्या ये मतलब है कि कोई भी आकर अपना नाम डेटा बैंक में ऐसे ही दर्ज करा जाए? तो सीजी कह रही है आप अपना नाम डेटा बैंक में दर्ज करवा तो लेना, पर आप डेटा बैंक में रहने लायक हैं या नहीं, आप कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहने लायक हैं भी या नहीं, क्या थोड़ी बहुत भी एक्सपर्टीज, लॉ की नॉलेज, कॉर्पोरेट लॉ की नॉलेज आपके पास है या नहीं, उसके लिए आपको एक
टेस्ट पास करना पड़ेगा। मतलब आपका नाम डेटा बैंक में लिख तो दिया जाएगा, पर आपको इसके बाद एक टेस्ट पास करना पड़ेगा। अगर आपने वो टेस्ट पास कर लिया तो बहुत बढ़िया, पर अगर आपने वो टेस्ट पास नहीं किया फिर आपका नाम डेटा बैंक से हटा दिया जाएगा। मतलब आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के काबिल नहीं है। एंड सर वो टेस्ट हमें कितने टाइम में पास करना है? तो आपको एक टेस्ट पास करना होगा जिसे हम कहते हैं ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। ये टेस्ट कितने समय में पास करना है? जैसे ही मेरा नाम डेटा बैंक में आएगा उसके अगले 2 साल के भीतर भीतर मुझे ये टेस्ट करना पड़ेगा पास। सर पासिंग रिक्वायरमेंट क्या होगी? बेटा पासिंग रिक्वायरमेंट है बस 50% मार्क्स। अरे सर ये तो हमारे पेपर जैसे ही लग रहा है, वहां पे भी सेम। हाँ बेटा वैसा ही है। तो आपको 2 साल के भीतर भीतर एक टेस्ट पास करना पड़ेगा। इन एग्रीगेट 50% मार्क्स आपको लेने हैं। एंड सर ये भी बात सेम है कि अगर 50% मार्क्स नहीं आ पाए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पर भी कोई लिमिट नहीं है। बेटा कोई लिमिट नहीं है, ऑब्वियसली फीस तो देनी पड़ेगी पर अटेम्प्ट्स पर कोई लिमिट नहीं है। तो इस तरीके से आप ये टेस्ट पास करेंगे। अगर आपने टेस्ट पास नहीं किया 2 साल के भीतर भीतर, आपका नाम डेटा बैंक से उड़ा दिया जाएगा। और बेटा पहले लॉ ना यहीं तक होता था, और ऐसे में हुआ क्या, कई लोगों ने नाम डेटा बैंक में दर्ज तो करा लिया पर वो भूल गए उन्हें टेस्ट पास करना था या टेस्ट पास कर ही नहीं पाए। और एकदम से आज एक ऐसा मोमेंट आ गया कि उन सबका नाम डेटा बैंक से उड़ने वाला था और फिर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रह पाते। इसलिए लॉ मेकर ने यहां एक अमेंडमेंट करी और उन्होंने कहा कि अगर आपका नाम डेटा बैंक से उड़ने वाला है तो आप 1000 रुपए दे दीजिए और आप अपने नाम को अभी के लिए दोबारा से रीस्टोर करवा पाओगे। पर रीस्टोर करवाने के बाद आपको अगले 1 साल के भीतर भीतर तो ये टेस्ट पास कर लेना होगा। मतलब अगर 2 साल के भीतर आप टेस्ट पास नहीं करते हो तो आप 1000 रुपीज दीजिए, आपका ये टाइमलाइन बढ़कर 1 साल का समय और दिया जाएगा टेस्ट पास करने के लिए। और इस केस में आपने इनिशियली जो भी 1, 5 या लाइफ टाइम के लिए नाम दर्ज कराने की जो फीस दी होगी वो आपकी बच जाएगी। पर अगर तुम इतने नालायक निकले कि अगर 1 साल में भी आप टेस्ट पास नहीं कर पाए तो ऐसे केस में तो फिर आपका नाम डेटा बैंक से रिमूव हो जाएगा। फिर आपको फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा। फ्रेश अप्लाई मतलब शुरू में नाम डेटा बैंक में लाने की जो भी फीस है दोबारा से पे करो, फिर टेस्ट पास करो, तो आपकी इनिशियल फीस फिर हो जाएगी इनवैलिड। तो इस तरीके से आपको टेस्ट पास करना है। देखा क्या मतलब है कि आज अगर कोई कंपनी लेट्स सपोज श्री रतन टाटा जी को अपने बोर्ड पर अपॉइंट करना चाहे तो वो भी टेस्ट पास करेंगे, या उनका ऑलरेडी कॉम्पिटेंस और नॉलेज इतना ज्यादा है कि उन्हें टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। बेटा ऑब्वियसली उनका कॉम्पिटेंस इतना ज्यादा है। दैट इज व्हाई लॉ मेकर यहां पर लेकर आए एक्सेप्शन, और उन्होंने कहा जी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना नाम डायरेक्टली डेटा बैंक में दर्ज करवाएंगे और उन्हें बाद में टेस्ट पास करने की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होगी, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी वो रेलेवेंट एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस है। तो इसलिए हम उन्हें कर रहे हैं एग्जाम। और ऐसे बेटा कितने लोगों को एग्जाम किया गया? यहां पर बनाई गई 2 कैटेगरी। कैटेगरी 1 कि इन लोगों को टेस्ट पास करने की आवश्यकता नहीं है, या कैटेगरी नंबर 2। कैटेगरी नंबर 2 आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लेना। पहले कैटेगरी 1 पढ़ते हैं। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें टेस्ट पास करने की आवश्यकता नहीं है? सो नो नीड टू पास द टेस्ट अगर उन्होंने कम से कम 3 साल से सर्व किया है एज अ डायरेक्टर या केएमपी इन 1 और मोर लिस्टेड पब्लिक कंपनीज। तो अगर आप 3 साल तक किसी भी लिस्टेड कंपनी के बोर्ड पर रहे थे, टेस्ट पास करने की आवश्यकता नहीं है। या 3 साल तक आप डायरेक्टर या केएमपी थे किसी ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के बोर्ड पर जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है, या 3 साल तक डायरेक्टर रहे थे किसी भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट के जो लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के, और इन अ कंट्री विच इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मेंबर। तो बड़ा ग्लोबल लेवल पर मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल करने के लिए FATF की टास्क फोर्स है। तो अगर कोई ऐसा देश है जो उसका मेंबर है और वहां पर कोई कंपनी है और उसने वहां की सिक्योरिटीज मार्केट की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटीज कमीशन है, वहां की सिक्योरिटीज मार्केट ने इसका रजिस्ट्रेशन लिया हुआ। सर ये पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं? बेटा बहुत डिटेल में तो हम नहीं जा पाएंगे, पर ग्लोबल लेवल पर कुछ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के ना इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, और ग्लोबल लेवल पर कुछ कंट्रीज ने आकर के एक FATF की टास्क फोर्स बनाई हुई है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो जो भी कंट्री इस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मेंबर है, 1 कंडीशन, प्लस उस कंट्री में सेबी जैसी जो भी अथॉरिटी है, जैसे हमारे देश में सिक्योरिटीज मार्केट के लिए सेबी है, वहां पर भी कोई अथॉरिटी होगी, वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन की मेंबर होनी चाहिए। तो अगर कोई ऐसी कंपनी है जो ऐसे देश में लिस्टेड है और आपने उस कंपनी पर 3 साल तक डायरेक्टर या केएमपी की तरह काम किया था, तब भी आपको टेस्ट पास नहीं करना। या किसी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया जिसकी पेड अप कैपिटल है 2 मिलियन USD, या कोई भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बोर्ड पर अगर आप 3 साल तक डायरेक्टर या केएमपी थे, टेस्ट पास करने की आवश्यकता नहीं है। या 3 साल तक आपने डायरेक्टर या उसके बराबर या उससे ऊपर के पे स्केल पर काम किया है सरकार की मिनिस्ट्री में, एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, एंड हैविंग एक्सपीरियंस। और बेटा किसी ऐसी मिनिस्ट्री में काम किया जिससे आपको कॉमर्स, कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, इनसे जुड़ा हुआ काम करने का अगर एक्सपीरियंस है तो भी आपको टेस्ट पास नहीं करना। या बेटा आपने चीफ जनरल मैनेजर या उससे अबव के पे स्केल पर काम किया है सेबी, RBI, IRDA या PFRDA में, और आपको कॉर्पोरेट लॉ, सिक्योरिटी लॉ, इकोनॉमिक लॉज में से किसी की नॉलेज है, तो भी टेस्ट पास नहीं करना। बहुत ही माइन्यूट से पॉइंट्स है, इतने ज्यादा डिटेल में तो पेपर में नहीं आएंगे, पर ये 3 साल वाली बात आपके MCQs में आ सकती है। या बेटा इसमें एक और एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे लोग
जो पढ़ते ही लॉ है, जिनको नॉलेज बहुत अच्छी है। तो बेटा ऐसे लोगों को भी एग्जाम्प्ट किया जा रहा है। कब? एक्सेप्शन 2 क्या करिए भाई, नो नीड टू पास द टेस्ट। अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस कैसे, या तो एज एन एडवोकेट ऑफ अ कोर्ट, या एक प्रैक्टिसिंग सीए, सीएस या कॉस्ट अकाउंटेंट की तरह, तो बड़ा उनको भी हमने यहां पर कर दिया है एग्जाम। तो 10 साल से आप इन्हीं चीजों का काम कर रहे हो, इन्हीं चीजों की प्रैक्टिस। आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर बनना चाहेंगे तो ऐसे केस में आपको टेस्ट पास करने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट आपका सेक्शन 150 डेटा बैंक फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो बड़ा बहुत ही एक सिंपल सा छोटा सा सेक्शन आया जिसने डेटा बैंक की सारी चर्चा यहां पर करी। तो एक सेकंड दीजिएगा मुझे। चलिए बेटा आते हैं एक बार बस इस सेक्शन के एमसीक्यूज को कर लेते हैं सॉल्व। तो आज आप एक बार अपनी एमसीक्यू बुकलेट पर, और सिर्फ इस सेक्शन के एमसीक्यूज हम एक बार कर लेते हैं सॉल्व। आएंगे बेटा एमसीक्यूज पर। क्वेश्चन नंबर 41 यहां पर आ रहा है। An independent director may be selected from a data bank containing the names, addresses, and qualifications of persons who are eligible and willing to act as an independent director. The data bank shall be maintained. बेटा data bank कौन maintain करेगा? Indian Institute of Corporate Affairs at मानेसर हरियाणा। आगे कह रहे भाई एज पर सेक्शन 150 कंपनीज एक्ट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में बी सिलेक्टेड फ्रॉम ए डेटा बैंक मेंटेन्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। पर उसे सेलेक्ट करने के केस में ड्यू डिलिजेंस की जिम्मेवारी किसकी है? कंपनी आपकी खुद। Any individual intending to be included in his name in data bank as independent director may apply for online inclusion। कितने टाइम के लिए? 1 साल, 5 साल, लाइफ टाइम, एनी ऑफ द अबव, एनी ऑफ द अबव। बेटा नाम इंक्लूड होते ही आपको जो टेस्ट है कितने टाइम के अंदर पास करना पड़ेगा? विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years आपको वो टेस्ट पास करना है। टेस्ट पास कब माना जाएगा? जब कम से कम इन एग्रीगेट आपको 50% मार्क्स यहां पर मिल गए। थोड़े से ये एमसीक्यूज आपके सेक्शन 150 के भी यहां पर आ गए। चलिए जी, तो ये आपके एमसीक्यूज यहां पर हुए डिस्कस। चलिए बेटा, तो आज की क्लास भी फिर हम यहीं पर समअप करते हैं, क्योंकि आज की क्लास में जो टॉपिक्स थे बड़े हैवी थे, हमने यहाँ पर डिस्कस किए। अगली क्लास जो भी आपकी आ रही होगी बेटा, उसमें अगले टॉपिक पर हम जाएंगे, और वो भी इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो उसको अभी ना स्टार्ट करके अगली क्लास में मैं कर रहा हूँ। ऑब्वियसली आपके पास चॉइस है, आप कंटिन्यूएशन में देखना चाहें तो देख पाएंगे। तो आज की क्लास में अपनी तरफ से यहीं पर रेस्ट करता बेटा, अगली क्लास में आएंगे और डायरेक्टर्स की इस जर्नी को चलाएंगे आगे। तो चलिए बेटा, टेक केयर, बाय।